हरे कृष्णा एवरीवन। आज की क्लास में हम कवर करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग एक टाइप का कॉस्टिंग मेथड है जो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए अप्लाई किया जाता है। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब क्या होता है समझना, जहां पे आप सेम तरीके से हर बार प्रोडक्शन कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पे रॉ मटेरियल डाला प्रोसेस 1 में, फिर वो गया प्रोसेस 2 में, फिर वो गया प्रोसेस 3 में, फिर वो उसका फिनिश गुड्स बन गया। तो मैं क्या कर रही हूँ, जितने बार भी प्रोडक्शन कर रही हूँ मैं सेम तरीका अपना के प्रोडक्शन करने वाली हूँ। यहाँ पे क्या होता है पता है, यहाँ पे वैरायटी बहुत कम होती है क्योंकि तुम एक ही टाइप की प्रोसेस हर बार फॉलो करने वाले हो, और जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अभी तक हमने 3 कॉस्टिंग मेथड और देख रखे हैं, जॉब, बैच, कॉन्ट्रैक्ट। जॉब और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हर बार जो प्रोडक्शन किया जाता है वो अलग तरीके का होता है, अलग प्रोसेस से होता है। बैचेस के अंदर जो प्रोडक्शन होता है वो एक बार सेम तरीके से एक बैच बन गया, फिर दूसरा तरीका अपना के दूसरा बैच बनता है, फिर तीसरा तरीका अपना के तीसरा बैच बनता है। लेकिन यहाँ पे हम रुक नहीं रहे, यहाँ पे जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली सेम टाइप के यूनिट्स को बनाए जा रहे हैं, इसीलिए हम इसको कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, मोस्टली इसके अंदर ऑयल रिफाइनिंग, सोप मैन्युफैक्चरिंग, पेंट प्रोडक्शन, फूड एंड ड्रिंक जो पैकेज वाले होते हैं उनका प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें कवर होती है क्योंकि मोस्टली इनके अंदर हम बहुत कम वैरायटी रखते हैं और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। अब देखो यार, जब तुम जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग फॉलो करते हो तो इसके अंदर इंडिविजुअल यूनिट्स का खर्चा निकालना इज ईजी, क्योंकि मैं हर बार मोस्टली या तो इंडिविजुअल यूनिट्स ही बना रही हूँ या तो बैचेस में बहुत कम यूनिट्स बना रही हूँ। लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट्स का खर्चा हम नहीं निकाल सकते। हम क्या करते हैं पता है, हम पहले निकालते हैं हर एक प्रोसेस का खर्चा, क्योंकि भाई देखो इंडिविजुअल यूनिट्स का खर्चा तब निकाला जाता है तुम एक एक अलग अलग यूनिट्स बना रहे हो। यहाँ पे तो सारी यूनिट्स का प्रोडक्शन एक साथ हो रहा है, बिना रुके हम कंटिन्यूसली प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो इस केस में हम पहले प्रोसेसेस का खर्चा निकालते हैं कि हर एक प्रोसेस में मुझे कितना खर्चा लगा, है ना। सो लेट्स से मेरे पास 5,000 रुपये का रॉ मटेरियल था। ये 5,000 रुपये का रॉ मटेरियल मैंने प्रोसेस 1 में डाला। तो प्रोसेस 1 में मैंने प्रोसेसिंग की होगी, लेबर खर्चा किया होगा, ओवरहेड लगाया होगा। तो प्रोसेसिंग करने के बाद मेरा जो ये यूनिट बन के आया प्रोसेस 1 से वो 10,000 रुपये का हो गया। 10,000 रुपये मुझे टोटल खर्चा लगा। अब ये 10,000 रुपये में जो चीज़ बना है वो मैं प्रोसेस 2 में ट्रांसफ़र करूँगी। प्रोसेस 2 में 10,000 रुपये का खर्चा तो प्रोसेस 1 से ही आया है, और बचा हुआ इन्होंने कितना खर्चा किया पता है, टोटल खर्चा किया 30,000 रुपये, जिसमें से 10,000 रुपये प्रोसेस 1 से आया, बचा हुआ 20,000 रुपये प्रोसेस 2 वालों ने खर्चा किया। ठीक है, अब यही प्रोडक्ट सेम जाएगा प्रोसेस 3 में। अब प्रोसेस 3 वाले प्रोसेसिंग करेंगे और एट द एंड टोटल खर्चा मुझे पड़ा 50,000 रुपये, जहाँ पे 30,000 रुपये तो प्रोसेस 2 से आया था और बचा हुआ 20,000 रुपये मैंने प्रोसेस 3 के अंदर खर्च किया। एट लास्ट जो मेरा फिनिश गुड्स बन के आया वो कितने का बन के आया, 50,000 का बन के आया, और उसको ऑर्गेनाइजेशन ने 1 लाख रुपये में बेच दिया। ठीक है, टोटल खर्चा मेरा कितना है, 50,000 रुपये। 50,000 रुपये जो मेरा टोटल खर्चा होता है उससे मैं नंबर ऑफ यूनिट्स को डिवाइड करके यहाँ पे पर यूनिट खर्चा कैलकुलेट करती हूँ। साथ साथ कई बार पता है ये जो प्रोसेसेस होती है ना वो बोलती है कि भाई हम जितना खर्चा लग रहा है उतने में ही क्यों ट्रांसफ़र करें, हमको भी तो कोई प्रॉफिट मिलना चाहिए ना। तो ये क्या करती हैं, जितना इनका खर्चा लगा उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट चार्ज करके दूसरे वाले प्रोसेसेस के पास भेज दिए। तो अभी क्या किया था, प्रोसेस 1 ने जितना खर्चा लगा उसी में ट्रांसफ़र कर दिया था। लेकिन अब प्रोसेस 1 बोल रही है कि भाई साहब ऐसा नहीं चलेगा, हम तो प्रॉफिट भी चार्ज करेंगे। तो प्रोसेस 1 में खर्चा लगा 10,000 रुपये और ये 5,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो टोटल 15,000 रुपये में ये क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे अपना प्रोडक्ट किसके पास, प्रोसेस 2 के पास। तो अब प्रोसेस 2 के पास जो खर्चा 30,000 का लग रहा था अब कितना हो गया, अब हो गया ये 35,000। ठीक है, 35,000 में से 15,000 प्रोसेस 1 से आया, 20,000 रुपये प्रोसेस 2 का रहा, है ना। अब प्रोसेस 2 वाले भी क्या बोलेंगे, भाई हम क्यों ट्रांसफ़र करें, अगर प्रोसेस 1 वाला हमसे प्रॉफिट चार्ज कर रहा है तो प्रोसेस 2 वाले भी प्रॉफिट चार्ज करना चाहेंगे। तो इन्होंने बोला कि हम भी 15,000 का यहाँ पे प्रॉफिट चार्ज करके आगे ट्रांसफ़र करेंगे। तो अब प्रोडक्ट कितने का हो गया, टोटल 50,000 रुपये का। 50,000 रुपये में ये ट्रांसफ़र किया जाएगा टू प्रोसेस 3। अब प्रोसेस 3 में लेट्स से 50,000 रुपये किससे आया, प्रोसेस 2 से आया, और 20,000 रुपये एक्स्ट्रा इन्होंने खर्च किया। टोटल खर्चा कितना हो गया, 70,000 रुपये। अब प्रोसेस 3 वाले भी बोलेंगे कि हम भी यहाँ पे चार्ज करेंगे। प्रोसेस 3 वालों ने
10,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किया और 80,000 रुपये का फिनिश गुड्स बना के यहाँ पे ट्रांसफ़र किया और फिर ऑर्गेनाइजेशन ने उसको 1 लाख में बेचा, तो एट लास्ट ऑर्गेनाइजेशन को 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। क्या सिर्फ 20,000 का प्रॉफिट हुआ क्या ऑर्गेनाइजेशन को? नहीं, यहाँ पे एट द एंड 20,000 का हुआ। लेकिन सोच के देखो यार, 20,000 यहाँ, 10,000 जो प्रोसेस 3 वालों ने चार्ज किया वो, और 15,000 जो हमारे प्रोसेस 2 वाले ने चार्ज किया, और 5,000 जो हमारे प्रोसेस 1 वाले ने चार्ज किया। तो ये सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन का ही प्रॉफिट है एट द एंड, है ना। तो इन सब को टोटल करके आपका एट लास्ट प्रॉफिट बनता है। ये होता है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में जो प्रोसेसेस होती हैं वो एक दूसरे के बीच में जो ट्रांसफ़र कर रही हैं उसमें भी प्रॉफिट चार्ज करके एक दूसरे को ट्रांसफ़र करती हैं, ठीक है। मोस्टली जो हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं वो फोकस्ड होंगे कॉस्ट पे ट्रांसफ़र करने पे। हम अभी इंटर प्रोसेस प्रॉफिट नहीं पढ़ रहे हैं, हम अभी सिर्फ फोकस करेंगे कॉस्ट पे ट्रांसफ़र करना, जो हमारी इंस्टीट्यूट की स्टडी मैट के हिसाब से हमको दिया हुआ है। तो हमने सारा का सारा थ्योरी पार्ट कवर कर लिया। अब देखो यार, मैंने आपको बताया कि मुझे हर एक प्रोसेसेस का खर्चा निकालना पड़ेगा, है ना। अब ये प्रोसेसेस का खर्चा निकालने के लिए हम हर एक प्रोसेस का यहाँ पे अकाउंट बनाते हैं। कैसे अकाउंट फॉर्म होता है वो अब हम देखने वाले हैं। यहाँ पे आप 3 कॉलम्स ऐड करते हो, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट के लिए दोनों साइड, और ये हमारा होता है डेबिट साइड, ये होता है क्रेडिट साइड, ठीक है। इधर हम सारे खर्चे शो कर रहे हैं। जैसे मटेरियल जो आपने इंट्रोड्यूस किया वो आप यहाँ पे शो करोगे। मटेरियल इंट्रोड्यूस किया तो मटेरियल की क्वांटिटी भी होती है, मटेरियल का पर यूनिट कितना रेट है वो आप यहाँ पे शो करोगे, और फिर टोटल खर्चा कितना लगा मटेरियल में वो आप शो करोगे। फिर क्या होता है ना, कई बार हम एडिशनल मटेरियल भी इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे लेट्स से मैं फर्नीचर बना रही हूँ, फर्नीचर बनाने के लिए मुझे मेन मटेरियल लगता है वुड, तो वुड हो गया जो मेरा इंट्रोड्यूस हुआ, और साथ साथ एडिशनली मुझे नेल्स भी लगते हैं। अब नेल्स की क्वांटिटी क्या मेरे फिनिश गुड्स की क्वांटिटी को अफेक्ट करने वाली है क्या, कि मैं अगर एक नेल लगा दूंगी ना तो मेरे 1 यूनिट बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरा वुड जो है उसकी क्वांटिटी मेरे फिनिश गुड्स को अफेक्ट करने वाली है। तो जो मोस्टली हम एडिशनल मटेरियल्स ऐड करते हैं ना वो ऐसे होते हैं जिनकी क्वांटिटी हमको अफेक्ट नहीं करती, हमारे मेन फिनिश गुड्स को अफेक्ट नहीं करती, तो उनका हम डायरेक्टली अमाउंट लिख देते हैं, उसका हमको क्वांटिटी से मतलब नहीं है, ठीक है। लेबर एक्सपेंसेस ओवरहेड ये खर्चे हम शो करेंगे, और इनके अंदर तो कोई यूनिट्स इंट्रोड्यूस नहीं हो रही, ये लोग बस हमारी जो इंट्रोड्यूस्ड यूनिट्स हैं उसके ऊपर काम करते हैं और उनका खर्चा हम यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। इसके बाद कई बार क्या होता है पता है, ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मल लॉसेस हो जाते हैं। सो लेट्स से मैंने अगर 1000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस की ऑर्गेनाइजेशन में, तो हर बार मुझे 100 यूनिट्स का यहाँ पे लॉस होता है, मतलब 10% का नॉर्मल लॉस होता है ना। अगर कोई ऐसा लॉस है जो आपको हर बार हो रहा है तो वो नॉर्मल लॉस की कैटेगरी में आता है। सो नॉर्मल लॉस को आप यहाँ से हटा देते हो। नॉर्मल लॉस का कभी भी प्रोडक्शन का खर्चा हम यहाँ से नहीं हटाएंगे, हम सिर्फ नॉर्मल लॉस की यूनिट्स को यहाँ से हटाएंगे। पर क्या होता है ना, कई बार जब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं, लेट्स से 100 यूनिट्स मेरे नॉर्मल लॉस अराइज होता है, और ये जो नॉर्मल लॉस है मैं उसको बेच पा रही हूँ, मैं बाहर जाके इसको बेच सकती हूँ, तो बेचने से जो मुझे पैसा आया मैं उसको यहाँ से हटा देती हूँ। सो लेट्स से मैं बना रही थी फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर बना रही थी मैं 1000 यूनिट्स, लेकिन पता है 100 यूनिट्स मेरे ख़राब हो गए, और हर बार नॉर्मली 100 यूनिट्स ख़राब हो जाते हैं। ये 100 यूनिट्स को मैं मार्केट में 10 रुपये के हिसाब से बेच सकती हूँ। इन दैट केस इसको मैं 10 रुपये के हिसाब से बेच रही हूँ, तो टोटल कितना आया 1000 रुपये। ये 1000 रुपये आप यहाँ से माइनस करोगे, लेकिन इस 100 यूनिट्स को बनाने में कितना खर्चा लगा वो हम नहीं माइनस करते, वो हम हमारे प्रोडक्शन के खर्चे में जो प्रोड्यूस्ड फिनिश्ड यूनिट्स है उसी के खर्चे का पार्ट बनाते हैं, ठीक है। अब कई बार क्या होता है पता है, सिर्फ नॉर्मल लॉस नहीं होता, हमको कई बार एबनॉर्मल लॉसेस भी हो जाते हैं, जैसे कभी थेफ्ट हो गया, फायर आ गया, एक्सीडेंट हो गया, तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जो रोज़ रोज़ नहीं होती, कभी कभी हो जाती हैं, तो ये एबनॉर्मल कैटेगरी की है। एबनॉर्मल लॉसेस तो आप यूनिट्स भी यहाँ से हटाते हो, साथ साथ जो इनके प्रोडक्शन में हमको खर्चा लगा वो हम यहाँ से हटाते हैं। इनको बेच के कितना पैसा मिला उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम इसके यूनिट्स और इससे मिलने इसको बनाने में जो खर्चा लगा उसको यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि ये हमारे प्रोसेस का पार्ट नहीं बनता, ये हमारे फिनिश्ड यूनिट्स के खर्चों का पार्ट नहीं बनना चाहिए। इसीलिए इसको बनाने में जितना खर्चा लगा वो पूरा हटा दिया जाएगा और पूरा P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। कई सिचुएशंस में हमारे पास एबनॉर्मल गेन भी अराइज हो जाता है। एबनॉर्मल गेन मतलब क्या हुआ होगा समझना, मेरे पास 1000 यूनिट्स थे, नॉर्मली मेरे को 100 यूनिट्स का लॉस होना चाहिए, नॉर्मल लॉस,
तो मेरे पास कितने यूनिट्स बन के आने चाहिए? 900 यूनिट्स। लेकिन पता है तुम्हें, इस बार हमारे पास 920 यूनिट्स बन के आ गए। सोच के देखो यार, तुमने 900 यूनिट्स के हिसाब से सामान डाला लेकिन तुम्हारा 920 बन के आ गया। क्या हुआ होगा यहाँ पे? हमको जो नॉर्मल लॉस हुआ वो कम हो गया होगा, है ना। 20 यूनिट्स मेरे पास यहाँ पे एबनॉर्मल गेन हो गया। नॉर्मली ऐसी सिचुएशन नहीं होती, नॉर्मली तो 900 यूनिट्स ही बनते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके 920 यूनिट्स बन गए, एक्स्ट्रा बन गया, तो उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन को भी आप अपने प्रोसेस का पार्ट नहीं बनाते हो, इसलिए जो एबनॉर्मल गेन होता है ना, उसको हम यहाँ से हटा देते हैं। कैसे हटाया जाएगा? इसको हम इस साइड लिख के P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। देखो, जो एबनॉर्मल लॉस होता है वो P&L अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है, इसलिए प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो हो रहा है। वहीं जो एबनॉर्मल गेन होता है वो P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, क्योंकि एबनॉर्मल गेन इज लाइक इनकम, तो ये P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, इसीलिए प्रोसेस अकाउंट के ये डेबिट साइड में शो हो रहा है। ठीक है, अब एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस को हमने सिंपली देख लिया। अब इसका प्रैक्टिकली कैसे एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस कैलकुलेट होता है वो समझते हैं। देखो, हमने यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए 1000 एट 10 रुपये ईच, तो टोटल कितना खर्चा हो गया? 10,000 का खर्चा हो गया, है ना। नॉर्मल लॉस हमको दिया हुआ है 10%, 1000 का 10% निकालोगे कितना होता है? 100 होता है। तो एट लास्ट मेरे पास कितने यूनिट्स आ रहे हैं? 900 यूनिट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, 10 रुपये के हिसाब से खर्चा लगा ना 1000 यूनिट्स को बनाने का, तो ये 100 यूनिट्स भी नॉर्मल लॉस वाले बनाने में मुझे 10 रुपये के हिसाब से खर्चा लगा होगा। मतलब कितना लगा होगा? 1000 रुपये लगा होगा। क्या मैं ये 1000 रुपये जो प्रोडक्शन का खर्चा लगा नॉर्मल लॉस में, उसको यहाँ से रिड्यूस करके हटाऊंगी क्या? आंसर इज नो। क्यों नहीं हटाएंगे? क्योंकि भाई ये नॉर्मल लॉस है, और नॉर्मल लॉस को हम हमारे जो फिनिश्ड यूनिट्स बने हैं उसके पार्ट में बने रहने देते हैं, हम उसको अलग से हटा के नहीं लिखते, ना ही उसको P&L अकाउंट में लेके जाया जाता है। ये हमारे प्रोडक्शन का ही पार्ट बनता है। ठीक है, तो इसीलिए जो 1000 रुपये उसको यहाँ से नहीं हटाया जाएगा। एट द एंड मेरा जो खर्चा है वो 10,000 ही दिखेगा, लेकिन पहले ये 1000 यूनिट्स का था, एज नॉर्मल लॉस हो गया, तो अब ये 900 यूनिट्स का खर्चा है। 10,000 रुपये मुझे 900 यूनिट्स बनाने में लगे, हम ये मान के चलेंगे। ठीक है, सो अगर आपको 10,000 रुपये 900 यूनिट्स बनाने में लगे तो टोटल खर्चा कितना पड़ा आपको? एट ₹11.11 रुपीज़ ईच यूनिट पे लगा। ठीक है, अब देखो, अब ना मुझे एबनॉर्मल लॉस हो गया। कैसे हुआ भाई? एबनॉर्मल लॉस इसलिए हुआ क्योंकि भाई मेरे बनने चाहिए थे 900 यूनिट्स, लेकिन मेरे एक्चुअल में सिर्फ 800 यूनिट्स बने, है ना। तो जो 100 यूनिट्स है वो कहाँ गए? वो मेरे एबनॉर्मल लॉस हो गए। तो वो 100 यूनिट्स को आप यहाँ से रिड्यूस कर दोगे। 100 यूनिट्स मेरे एबनॉर्मल लॉस हुए हैं, तो एबनॉर्मल लॉस में जितना भी खर्चा प्रोडक्शन में लगता है उसको हम यहाँ से हटाते हैं, है ना। इन दैट केस, एज तुम्हारे पास टोटल 900 यूनिट्स थे, टोटल खर्चा कितना था? 10,000 था। पर यूनिट खर्चा कितना था? 11.111। तो 11.111 के हिसाब से आप ये एबनॉर्मल यूनिट्स का खर्चा यहाँ से हटा दोगे। ठीक है, सो 1111.11 आ जाए। ठीक, इसको मैं अगर यहाँ से हटा दूँ तो मुझे मिल जाएगा मेरे फिनिश्ड यूनिट्स का खर्चा, दैट इज़ 10,000 माइनस, दैट इज़ इक्वल टू 8,889 अप्रॉक्सीमेटली। ये मेरा हो गया फिनिश्ड यूनिट्स का खर्चा। इस तरीके से आप कैलकुलेशन करते हो जब एबनॉर्मल लॉस होता है। सिमिलर वे में नेक्स्ट सिचुएशन देखो, जहाँ पे मेरे पास 1000 यूनिट्स हैं, 100 यूनिट्स नॉर्मल लॉस हो गए, 900 यूनिट्स बचे। ये 900 यूनिट्स का खर्चा कितना होगा? 10,000 होगा, क्योंकि नॉर्मल लॉस में हम कोई भी खर्चा नहीं डालते, है ना। नेक्स्ट, अब नोटिस करो यार, मेरे 900 यूनिट्स बनने चाहिए थे, लेकिन मेरा 920 यूनिट्स बन गया। मतलब 20 यूनिट्स एक्स्ट्रा बने। कैसे बन गया 20 यूनिट एक्स्ट्रा? एबनॉर्मल गेन हुआ है हमें। ठीक है, सो एबनॉर्मल गेन 20 यूनिट्स का हमें हुआ। ठीक है, तो पहले मुझे 10,000 रुपये खर्च पड़ रहा था 900 के हिसाब से, तो कितना खर्चा हो रहा है पर यूनिट? 10,000 डिवाइडेड बाय 900 करोगे, ये आ रहा है एट 11.111 ईच, है ना। पर मैंने अब 20 यूनिट्स एक्स्ट्रा बना दिए, तो यहाँ पे खर्चा उसी के हिसाब से रहेगा 11.111 ईच, है ना। इसके हिसाब से अगर मैं 20 यूनिट्स का खर्चा निकालूँ तो ये आ रहा है 222 अप्रॉक्सीमेटली। सो 10,000 प्लस 222 दैट इज़ 10,222। तो मेरा टोटल 920 यूनिट्स बनाने में कितना खर्चा लगा? 10,222। ठीक है, इस तरीके से आप पूरी कैलकुलेशन करते हो फॉर एबनॉर्मल गेन। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम नेक्स्ट सिचुएशन देख रहे हैं जहाँ पे यूनिट्स हमने इंट्रोड्यूस की है 1000,
नॉर्मल लॉस मुझे हुआ है 100 यूनिट्स का, 900 यूनिट्स मेरे पास बन के आए हैं। ये जो 1000 यूनिट्स है 10 रुपये ईच के हिसाब से टोटल 10,000 के हैं। जो मेरे नॉर्मल लॉस की यूनिट्स हैं उनको मैंने बेच दिया 1 रुपये ईच के हिसाब से, तो टोटल मुझे 100 रुपये रिसीव हो गया। इन दैट केस मैं ये 100 रुपये को यहाँ से रिड्यूस करूँगी। हमको नॉर्मल लॉस का प्रोडक्शन का खर्चा नहीं यहाँ पे हटाना है, लेकिन नॉर्मल लॉस को बेचने से अगर कुछ पैसा आ रहा है तो उसको हम यहाँ से रिड्यूस कर देंगे और एट लास्ट हमारे पास वैल्यू आ रही है 9,900 रुपये। ठीक, तो इसके हिसाब से मैं पर यूनिट खर्चा अगर निकालूँ तो 9,900 डिवाइडेड बाय 900 एट ₹11 ईच हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप नोटिस करो तो 900 यूनिट्स बनने चाहिए थे लेकिन सिर्फ 800 बने, तो कितने का एबनॉर्मल लॉस हो गया है? 100 यूनिट्स का मुझे एबनॉर्मल लॉस हो गया, जिसको मैं यहाँ से हटाऊंगी। ठीक, एबनॉर्मल लॉस का रेट क्या रहेगा? जो रेट से आपने टोटल खर्चों को चार्ज किया दैट इज़ 11 रुपये ईच, और एट लास्ट यहाँ पे मेरा खर्चा आ रहा है 1,100, जिसको हम यहाँ से हटा देंगे। एट लास्ट 8,800 रुपये के मेरे पास फिनिश यूनिट्स बन के आए हैं एट ₹11 ईच। ठीक है, तो हमने समझ लिया किस तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं हमारे नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन का। ठीक, मूविंग फॉरवर्ड, अब देखो जो रेट हम चार्ज करते हैं ना फिनिश्ड यूनिट्स के लिए, एबनॉर्मल लॉस के लिए, एबनॉर्मल गेन के लिए, वो अगर आप नोटिस करो तो सेम रहता है ना। यहाँ पे जो मेरा फिनिश्ड यूनिट्स का रेट है सेम ही रेट एबनॉर्मल लॉस के लिए मैंने चार्ज किया है। यहाँ पे जो मेरे फिनिश्ड यूनिट्स का रेट है सेम ही रेट मैंने एबनॉर्मल लॉस के लिए चार्ज किया है। यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हो फिनिश्ड यूनिट्स का रेट कितना होगा, 10,222 डिवाइडेड बाय 920 दैट इज इक्वल टू, ये रेट है एट 11.11 जो तुमने एबनॉर्मल गेन के लिए चार्ज किया है। तो जो फिनिश्ड यूनिट्स का रेट होता है वही सेम रेट आपके एबनॉर्मल गेन या फिर आपका एबनॉर्मल लॉस अराइज हो रहा है तो उसका होता है ना। सो हम हर एक में क्या रेट चार्ज किया जाएगा उसका एक फॉर्मूला बना रहे हैं ताकि हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाए। हमने क्या किया, कैसे खर्चा निकाला, जो भी टोटल कॉस्ट था वो लिया। टोटल कॉस्ट में से हम क्या हटा रहे हैं, सिर्फ अगर मैं नॉर्मल लॉस की यूनिट्स को सेल कर रही हूँ उससे कोई पैसा आ रहा है तो मैं हटा रही हूँ। बाकी सारी सिचुएशन में हमने टोटल खर्चों में से कुछ भी माइनस किया था क्या? नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि मैं स्क्रैप को बेच नहीं रही थी, है ना। स्क्रैप को बेचने से मेरे पास कोई पैसा नहीं आ रहा था, तो हमने यहाँ पे कुछ भी और माइनस नहीं किया था, हमने टोटल खर्चा बस लिया था। तो टोटल खर्चे में से अगर आप स्क्रैप को बेच रहे हो नॉर्मल लॉस वाले तो उसको यहाँ से रिड्यूस किया जाएगा, डिवाइडेड बाय कितनी यूनिट्स हम ले रहे थे, जितनी आपकी टोटल यूनिट्स है माइनस नॉर्मल लॉस वाली यूनिट्स। जो यूनिट्स आपकी आती है ये आपकी अब टोटल यूनिट्स बनती है। ठीक है, सो इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स, जो यूनिट्स आएंगी इसके हिसाब से मैं कैलकुलेशन करूँगी। डन। तो हमने यही तो सीखा है अभी तक कि भाई जो हमारा ये वैल्यू आ रहा है ना, ये वही कैलकुलेशन है जो हमको यहाँ पे बताया गया है। कैसे निकलता है ये कैलकुलेशन? आप लेते हो टोटल खर्चा माइनस सेल ऑफ स्क्रैप, अगर नॉर्मल लॉस वाले सेल ऑफ स्क्रैप हमने किए हैं तो उसका खर्चा आज यहाँ पे नहीं था तो हमारे पास टोटल खर्चा आ गया, डिवाइडेड बाय हम क्या कर रहे हैं, यूनिट इंट्रोड्यूस माइनस नॉर्मल लॉस। तो यही वाली जो वैल्यू आ रही है उसी के हिसाब से तो इन दोनों का रेट बन रहा है ना। देख सकते हो जो यहाँ रेट था वही यहाँ दोनों में रेट आया है। सिमिलर वे में जो यहाँ रेट है वही यहाँ दोनों पे आया है ना। तो हम एट लास्ट क्या कर रहे हैं, टोटल खर्चों में से नॉर्मल लॉस के स्क्रैप वैल्यू को हटा रहे हैं अगर सेल हुआ है तो, डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। ठीक है, अब ना हम एक क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे से चीज़ें समझेंगे एबनॉर्मल लॉसेस एंड गेन से रिलेटेड। अब तो आपको समझ आ गया, बस हम क्या करने वाले हैं ना, हम उसी चीज़ को यहाँ पे शो करेंगे और इसका अकाउंट में कैसे फॉर्मेशन होता है वो भी देखेंगे। ठीक है, सपोज द इनपुट टू अ प्रोसेस इज 1000 यूनिट्स। हमने टेबल जैसे बनाना सीखा है वैसे ही बना लेते हैं। 1000 यूनिट्स आपने इंट्रोड्यूस किए हैं, कॉस्ट किसका कितना है उसका 4500। मैं यहाँ पे पर यूनिट खर्चा निकाल सकती हूँ, 4500 डिवाइडेड बाय 1000 दैट इज इक्वल टू 4.5 रुपीज़ पर यूनिट खर्चा है ना। नेक्स्ट, नॉर्मल लॉस बोल रहा है 10% हुआ है, नॉर्मल लॉस एट 10%। सो 100 यूनिट्स यहाँ पे नॉर्मल लॉस हो गया। मेरे पास एट लास्ट कितना आया, 900 यूनिट्स आया। क्या यहाँ पे नॉर्मल लॉस को बेचने से कुछ मुझे मिल रहा है क्या? नहीं दिया हुआ है ना। सो नॉर्मल लॉस के यूनिट से कुछ भी माइनस नहीं आएगा, मेरे पास एट लास्ट खर्चा आ जाएगा 4500 रुपये का। ठीक, अगर मैं 4500 को डिवाइड करूँ 900 से तो मेरे पास आ रहा है 5 रुपये पर यूनिट का खर्चा। ठीक, आपको बोल रहा है डिटरमाइन करो अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द कॉस्ट ऑफ आउटपुट एंड द कॉस्ट ऑफ लॉस
इफ़ एक्चुअल आउटपुट इज 860 और 920, ठीक है। 860 अगर मेरा एक्चुअल आउटपुट होता है, अगर 920 मेरा एक्चुअल आउटपुट होता है, तो उस केस में क्या अकाउंट बनेंगे वो आपको बना के बताना है। यहाँ पे कोई भी ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, तो उसका कोई झंझट नहीं है। देखो मेरे पास 4500 का खर्चा आ रहा है जो 900 यूनिट्स का है। सिचुएशन नंबर 1 जहाँ पे मैं कितने यूनिट्स बना रही हूँ, एट लास्ट 860 यूनिट्स। बनने चाहिए थे 900 यूनिट्स, लेकिन बना कितना, 860 यूनिट्स। तो यहाँ पे मेरे पास एबनॉर्मल लॉस अराइज हो रहा है। कितने यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस है, 40 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस है। रेट क्या रहेगा जो आपने ऊपर में कैलकुलेट किया, दैट इज़ 5 रुपीज़ पर यूनिट, है ना। तो टोटल यहाँ पे हमारा 200 का एबनॉर्मल लॉस का खर्चा है जो हम हटा देंगे, हमारे पास बचा 4300। इसका रेट कितना होगा, सेम होना चाहिए जितना आपका पहले आया हुआ है, दैट इज़ 5 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक, ये बन गए मेरे फिनिश गुड्स। सिमिलर वे में नेक्स्ट सिचुएशन को हम सॉल्व कर लेंगे जहाँ पे यहाँ तक की चीज़ें तो सेम रहेंगी, है ना। तो ये मैं यहीं से कॉपी कर सकती हूँ। ठीक, अब इसमें बोला जा रहा है कि 920 यूनिट्स मेरे फाइनली बने, 920 यूनिट्स फाइनली बने। तो मुझे क्या हो रहा है यहाँ पे, एबनॉर्मल गेन हो रहा है। कितने यूनिट्स का हो रहा है, 20 यूनिट्स का हो रहा है। किस रेट से होगा, सेम रेट से होगा जितना ऊपर हमने कैलकुलेट किया, दैट इज़ 5 रुपीज़ पर यूनिट। तो टोटल यहाँ पे 100 रुपीज़ का एबनॉर्मल गेन हुआ, जिसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, है ना। एबनॉर्मल गेन का जो अमाउंट होता है उसको हम ऐड करते हैं। एट लास्ट मेरे पास आ रहा है 4600 रुपये 920 यूनिट्स के लिए एट ₹5 पर यूनिट। डन, ये तो हमने पहले ही सीख लिया। अब इसकी मदद से अकाउंट कैसे फॉर्म होगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम अब देखने वाले हैं। सबसे पहले ना ये फर्स्ट पार्ट के लिए हम अकाउंट बनाते हैं। हम यहाँ पे बनाएंगे पहले प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट में हम क्या शो करते हैं, हमारा खर्चा कितना हुआ। तो इनपुट मुझे दिया हुआ है 1000, 4500 के हिसाब से। टू इनपुट 1000 यूनिट्स है 4500 के हिसाब से। रेट कितना है 4.5। हमने सारी कैलकुलेशन यहीं पे कर ली है, बस उसको अब वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं, है ना। नॉर्मल लॉस मुझे कितने यूनिट्स का हुआ है, 100 यूनिट्स का हुआ है। नॉर्मल लॉस हुआ तो इसको मैं यहाँ से रिड्यूस कर दूंगी, नॉर्मल लॉस 100 यूनिट्स। हम इसका रेट और अमाउंट रिड्यूस करेंगे क्या, आंसर इज नो। हम सिर्फ यहाँ पे नॉर्मल लॉस की क्वांटिटीज़ को रिड्यूस करेंगे जो हमने कर दिया। ठीक, इसके बाद देखो, इसके बाद हमारे पास एबनॉर्मल लॉस भी आ रहा है 40 यूनिट्स का, तो ये एबनॉर्मल लॉस को यहाँ पे शो कर देंगे 40 यूनिट्स। रेट कितना है, पहले ही हमने कैलकुलेट कर लिया 5 रुपये और 200 रुपये टोटल अमाउंट। ठीक, इसके बाद मेरे पास आ जाएगा जो मैं ट्रांसफ़र करूँगी टू नेक्स्ट प्रोसेस। क्या तो आप इसको बोल सकते हो फिनिश गुड्स और अमाउंट ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस, अमाउंट और क्वांटिटीज़ ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है, कितना ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम, 860। कितना अमाउंट है, 4300, 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, 5 रुपये पर यूनिट 4300। डन, टोटल मैच करना चाहिए आपका। ठीक है, 1000 यूनिट्स हैं, 4500 है। इधर भी चेक करो यूनिट्स मैच कर रहे हैं कि नहीं। 860 + 40 + 100 दैट इज इक्वल टू 1000 यूनिट्स और 4500। इस तरीके से आपको प्रोसेस अकाउंट फॉर्म करना होता है। ठीक, अब प्रोसेस अकाउंट से मुझे पता चल गया कि कितना एबनॉर्मल लॉस हो रहा है। तो अगर मैं प्रोसेस अकाउंट में लिख रही हूँ बाय एबनॉर्मल लॉस, तो इधर क्या लिखूंगी, टू प्रोसेस अकाउंट। कितना अमाउंट है, 200 रुपये। अब ये जो एबनॉर्मल लॉस में अमाउंट आता है उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, P&L अकाउंट। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 200 रुपये वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। डन, सिमिलर वे में नेक्स्ट सिचुएशन के लिए हम अकाउंट्स बना सकते हैं, है ना। नेक्स्ट सिचुएशन भी हमने ड्रॉ कर लिया है। टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो टेबल की मदद से सिर्फ वहाँ पे मैं वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। तो इस तरीके से टेबल बना लोगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएंगी आपके लिए। ठीक, टू इनपुट कितना आया था, 1000 यूनिट्स आए थे 4500 के हिसाब से, तो 4.5 हमारा रेट आया। बाय नॉर्मल लॉस, कितने यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हुआ है, 100 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हुआ है। इसका कोई भी रेट अमाउंट हम नहीं शो करेंगे। यहाँ पे मुझे एबनॉर्मल गेन हो रहा है, एबनॉर्मल गेन हो रहा है तो मैं इसको डेबिट साइड में शो करूँगी। ठीक है, एबनॉर्मल गेन कितना है, 20 यूनिट्स का है, 5 रुपये के हिसाब से, टोटल 100 रुपये। 20 यूनिट्स 5 रुपये 100 रुपये बाय फिनिश गुड्स आ जाएंगे मेरे पास जो ट्रांसफ़र किए जाएंगे टू नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है,
कितना अमाउंट आएगा देखो, 1020 माइनस 100 कितना बचा, 920। रेट कितना रहेगा, 5 रुपये। 920 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 4600। टोटल कर लो, टोटल मैच करना चाहिए। 1020 4600, 1020 4600, डन। सिमिलर वे में यहाँ पे भी हम एबनॉर्मल गेन अकाउंट बना सकते हैं। इधर तुमने लिखा था प्रोसेस अकाउंट टू एबनॉर्मल गेन, इधर हम क्या लिखेंगे, बाय प्रोसेस अकाउंट। अमाउंट कितना है, 100 रुपीज़। कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा, P&L अकाउंट, डन। अब ना इस प्रोसेस अकाउंट वाले चैप्टर के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। हमने प्रोसेस अकाउंट बनाना सीख लिया, हमने एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल लॉस को बढ़िया से सीख लिया। अब सारे क्वेश्चंस आपको बड़े आसान लगेंगे, एक एक करके क्वेश्चंस देखते जाते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट एक्स इज ऑब्टेन्ड आफ्टर इट पासेस थ्रू 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमारा प्रोडक्ट एक्स है जो डिफरेंट प्रोसेसेस से जाके बन रहा है। हमको 3 प्रोसेसेस यहाँ पे दी हुई है ना। तीनों प्रोसेसेस में कितना मटेरियल, वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड लगा वो हमको दिया हुआ है। 1000 यूनिट्स एट ₹6 पर यूनिट इंट्रोड्यूस किया हमने प्रोसेस 1 में। प्रोडक्शन ओवरहेड को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 100% ऑन डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस को जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है सेम उसी तरीके से आप प्रोडक्शन ओवरहेड को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। इसके बाद हमको नॉर्मल लॉस बता दिया गया है कि प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 में कितना नॉर्मल लॉस हो रहा है, और साथ साथ मुझे वैल्यू ऑफ स्क्रैप भी बता दिया गया है कि मेरे पास जो भी नॉर्मल लॉस हो रहा है उसको मैं कितने रुपए पे बेच रही हूँ। साथ साथ में मुझे आउटपुट भी बता दिया गया है कि प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 में मुझे कितना आउटपुट मिल रहा है। आपको प्रिपेयर करना है प्रोसेस अकाउंट फॉर 1, 2, 3 तीनों का, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट, ठीक है। चलो एक एक करके हर एक प्रोसेस को डील करते हैं। पहले प्रोसेस में मेरे पास खर्चा क्या है, टू मटेरियल। पहले मैं मेन मटेरियल लिखूंगी जो इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका पूरा क्वांटिटी, रेट, अमाउंट सब बताया गया है ना। कौन सा मटेरियल है, ये वाला। 1000 यूनिट्स 6 रुपये पर यूनिट के हिसाब से इंट्रोड्यूस किए गए प्रोसेस 1 में। सो 1000 यूनिट्स 6 रुपये, 6000 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा मेरा जो मटेरियल है प्रोसेस 1 में आ रहा है वो है 5200 का। इसको हम कैसे ऐड करेंगे, एडिशनल मटेरियल बोल के। टू मटेरियल जो एडिशनल वाला है उसको हम यहाँ पे शो करेंगे। अमाउंट इज 5200। नेक्स्ट इसके अलावा हमको डायरेक्ट वेजेस का खर्चा हो रहा है 4000 का। टू डायरेक्ट वेजेस 4000। नेक्स्ट प्रोडक्शन ओवरहेड हो रहा है जिसके लिए पहले ही बोल दिया गया इसको 100% ऑन डायरेक्ट वेजेस चार्ज करना है। तो अगर मैं डायरेक्ट वेजेस को 4000 चार्ज कर रही हूँ तो यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड भी 4000 ही चार्ज होगा, डन। इसके बाद हमें नॉर्मल लॉस दिया हुआ है 5%। बाय नॉर्मल लॉस 5%। अगर मैं 1000 जितने यूनिट्स आपके इंट्रोड्यूस किए गए ना उसका आप कैलकुलेट करते हो, तो हमने 1000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, इसका 5% कैलकुलेट कर सकते हैं हम, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम टेबल फॉर्म कर लेते हैं जो हमने सीखा है। टेबल के अंदर यहाँ पे आप शो करोगे यूनिट्स, यहाँ पे शो करोगे टोटल अमाउंट, यहाँ पे शो कर दो रेट, ठीक है। सो जो भी मेरा इनपुट है, न्यू यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए, मैं पहले वो शो कर देती हूँ। कितने यूनिट्स हमने इंट्रोड्यूस किए, 1000 यूनिट्स 6 रुपये के हिसाब से 6000 रुपये। इसके अलावा मुझे मटेरियल लगा, मुझे लेबर लगा, मुझे ओवरहेड्स लगे, मैं वो खर्चे यहाँ शो कर सकती हूँ। कितना खर्चा है, 5200, 4000, 4000, ठीक है। टोटल खर्चा कितना हुआ, 6000 प्लस 5200 प्लस 4000 प्लस 4000 दैट इज इक्वल टू 19200। ये मेरा टोटल खर्चा है ना। इसमें से मुझे नॉर्मल लॉस बताया, और ये मेरी टोटल यूनिट्स है। मुझे नॉर्मल लॉस कितना बताया गया है, नॉर्मल लॉस इज 5%। तो 1000 का मैं 5% कैलकुलेट करूँगी, दैट इज इक्वल टू 50 यूनिट्स। ये यहाँ से रिमूव कर दिए जाएंगे, और एज मेरे स्क्रैप को मैं बेच रही हूँ 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, तो एट ₹4 पर यूनिट मैं यहाँ से रिड्यूस कर दूँगी। तो 200 रुपये यहाँ से रिड्यूस हो गया, मेरे पास बचा 19000 रुपये। और यूनिट्स कितने बचे, 950 यूनिट्स, ठीक है। 950 यूनिट्स बचे, और प्रोसेस 1 का जो आउटपुट आ रहा है वो भी 950 है। तो एट द एंड यहाँ पे कोई भी एबनॉर्मल लॉस वाली सिचुएशन नहीं है। ये हो गया प्रोसेस 1 का चार्ट। सिमिलर वे में हम प्रोसेस 2 के लिए भी फॉर्म कर सकते हैं, है ना। यूनिट्स, रेट, अमाउंट। अब प्रोसेस 2 के अंदर
पहले जो यूनिट्स आएंगी वो कहाँ से आएंगी, प्रोसेस 1 से आएंगी। कितनी यूनिट्स आएंगी, जितनी आपने बनाई, दैट इज़ 950, है ना। अमाउंट कितना है, 19,000। इसका रेट भी मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ, 950 डिवाइडेड बाय 19,000 दैट इज इक्वल टू 19,000 डिवाइडेड बाय 950 दैट इज इक्वल टू 20 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, ये आया प्रोसेस 1 से। अब प्रोसेस 2 में मैं क्या लगा रही हूँ, मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और प्रोडक्शन ओवरहेड। कितना, 3,960, 6,000 एंड 6,000। टोटल कर लो, 19,000, 3,960, 6,000, 6,000, 34,960 और इधर हमारे पास आ रहा है 950। अगर आप ये टेबल फॉर्म कर लेते हो ना, तो इसके बाद आपके अकाउंट में गड़बड़ी होने के चांसेस पूरे खत्म हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमने पहले टेबल में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ के रख ली है ना। अब अकाउंट बनाते समय कोई और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अमाउंट्स उठा के उसके अंदर डालना है और कुछ नहीं करना, है ना। तो ये ज़्यादा आसान कंसेप्ट है हमारे लिए, ये ज़्यादा आसान तरीका है फॉलो करने के लिए। ठीक है, सो 950, 34,960 हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे भी नॉर्मल लॉस हमको दिया हुआ है। कितना नॉर्मल लॉस है, 10% का नॉर्मल लॉस है। तो जो यूनिट्स आपने इंट्रोड्यूस किए थे उसके ऊपर 10% चार्ज किया जाएगा, तो 95 यहाँ पे नॉर्मल लॉस हो गया। ठीक, इसको हम बेच रहे हैं, कितने के हिसाब से बेच रहे हैं, 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। 95 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 760 मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगी, तो मेरे पास कितना बचा, 34,200। कितने यूनिट्स के लिए, 855 यूनिट्स के लिए। ठीक है, इसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि पर यूनिट खर्चा कितना है, 34,200 डिवाइडेड बाय 855 दैट इज इक्वल टू 40 रुपीज़ पर यूनिट मेरा यहाँ पे खर्चा आ रहा है। ठीक है, 855 टोटल यूनिट्स बनने चाहिए थे, लेकिन आपके प्रोसेस 2 में एट लास्ट आउटपुट कितना आ रहा है, 840 यूनिट्स का। मतलब यहाँ पे क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स का है, 15 यूनिट्स का है। तो 15 को आप यहाँ से रिमूव करोगे, रेट कितना रहेगा जो आपने ऊपर कैलकुलेट कर लिया, दैट इज़ 40 रुपये पर यूनिट। 15 इंटू 40 दैट इज इक्वल टू 600, आप यहाँ से हटा दोगे। 34,200 माइनस 600 दैट इज इक्वल टू 33,600 और इसका भी रेट कितना रहेगा, 40 रुपये पर यूनिट। ठीक, सिमिलर वे में हम अगर प्रोसेस 3 को देखें तो प्रोसेस 3 में कहाँ से आएगा अमाउंट, प्रोसेस 2 से सबसे पहले आएगा। 840 यूनिट आएंगे 40 रुपये के रेट के हिसाब से, 33,600। फिर इसके बाद मटेरियल, लेबर और ओवरहेड आएगा। कितना है, 5924, 8,000, 8,000, 5924, 8,000, 8,000। टोटल कर लो, 33,600, 5924 प्लस 8,000 प्लस 8,000 दैट इज इक्वल टू 55,524। ठीक, ये मेरा हो गया टोटल खर्चा कितने यूनिट्स के लिए, 840 यूनिट्स के लिए। सो हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। 840 यूनिट्स के लिए टोटल खर्चा है 55,524। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोला है, अब नॉर्मल लॉस हमने हटा दिया, नहीं हटाया। अब नॉर्मल लॉस हटाना है हमको कितने, 15%। रेट कितना है नॉर्मल लॉस का, 10 रुपये। ये हम बेच रहे हैं इसलिए हम उसको हटाएंगे, है ना। सो 15% नॉर्मल लॉस मुझे हुआ है। 840 का अगर आप 15% कैलकुलेट करो तो ये आता है 126। हम यहाँ से रिमूव करेंगे, 8 रुपीज़ हम कितने पे बेच रहे हैं, 10 रुपये पर यूनिट। सो 1260 हम यहाँ से रिड्यूस कर देंगे। 55,524 माइनस 1260 दैट इज इक्वल टू 54,264, है ना। 840 माइनस 126 इज 714। इसका रेट आप देखो कितना आ रहा है, 54,264 डिवाइडेड बाय 714 इज 76 रुपीज़ पर यूनिट। इसी रेट से हम चार्ज करेंगे, है ना। अब बनने कितने चाहिए थे, 714 यूनिट्स, लेकिन एट लास्ट प्रोसेस 3 से कितने यूनिट्स बन के आए, 750 बन के आए, मतलब ज़्यादा बन के आया। ज़्यादा बन के आया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एबनॉर्मल गेन हो रहा है। कितने यूनिट्स का हो रहा है, 714 माइनस 750 दैट इज इक्वल टू 36 यूनिट्स का यहाँ पे गेन हो रहा है। रेट क्या होगा, 76 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। 36 इंटू 76 दैट इज़ 2736 और एट लास्ट हमारा टोटल वैल्यू आ रहा है 54,264 प्लस 2736 दैट इज इक्वल टू 57,000। डन। तो हमने ना तीनों प्रोसेसेस के टेबल बना लिए। अब इस टेबल की मदद से बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाना है ना। सो नॉर्मल लॉस कितना है, देखो नॉर्मल लॉस है मेरे पास फर्स्ट प्रोसेस में 50 यूनिट्स का 200 रुपये शो होगा, 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। 50 यूनिट्स 200 रुपये,
₹4 पर यूनिट के हिसाब से। कोई एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस है? नहीं है। तो एट लास्ट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा यूनिट्स, जो मैं कहाँ ट्रांसफ़र करूँगी? प्रोसेस 2 में। तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं बाय प्रोसेस 2 अकाउंट। कितने यूनिट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं? 950 यूनिट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। कितने रुपए में हो रहे हैं? 19,000 में हो रहे हैं। रेट कितना आया? 19,000 डिवाइडेड बाय 950, दैट इज इक्वल टू 20 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से ट्रांसफ़र किए गए। ठीक है। अब इसके बाद हम बनाएंगे प्रोसेस 2 अकाउंट। प्रोसेस 2 में सबसे पहले मेरे सारे खर्चे आ जाएंगे। खर्चों में सबसे पहला खर्चा क्या होगा? प्रोसेस 1 से ट्रांसफ़र का खर्चा होगा। प्रोसेस 1 से कितने यूनिट्स आए? 950 आए, 20 रुपये के हिसाब से आए। टोटल खर्चा कितना हुआ? 19,000 का। ठीक। इसके अलावा भी हमने प्रोसेस 2 में मटेरियल लगाया है, लेबर लगाया है, ओवरहेड्स लगाए हैं, तो वो हम यहाँ पे शो कर देते हैं। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड प्रोसेस 2 में कितना खर्चा लगा? हम डायरेक्टली अपने टेबल में देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने सारी चीज़ें लिख रखी हैं। हमको क्वेश्चन देखने की अब ज़रूरत खत्म हो गई है। 3960, 6000, 6000। ठीक। इसके बाद हमारा नॉर्मल लॉस आ जाएगा। कितने यूनिट्स का नॉर्मल लॉस है? नॉर्मल लॉस है हमारे पास 95 यूनिट्स का। 95 यूनिट्स का 8 रुपीज़ पर यूनिट हम इसको सेल कर रहे हैं। ये 10% के हिसाब से नॉर्मल लॉस आया है ना। 760 का अमाउंट यहाँ पे शो होगा। ठीक। इसके अलावा हमारे पास एबनॉर्मल लॉस भी आ रहा है 15 यूनिट्स का 40 रुपये के हिसाब से। बाय एबनॉर्मल लॉस 15 यूनिट्स का 40 रुपये के हिसाब से, दैट इज़ 600। ठीक है। एबनॉर्मल लॉस हमारे पास हमने हटाया, तो हमारे पास फिनिश गुड्स कितने आ रहे हैं? 840 यूनिट्स 40 रुपये के हिसाब से 33,600। बाय प्रोसेस 3 में हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस 2 भी बन गया। बड़ा आसान है ना। हमने एज टेबल बना लिया तो सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गई। डन। मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट देखो प्रोसेस 3। प्रोसेस 3 में सबसे पहले क्या आएगा? जो आपके प्रोसेस 2 में आपने फाइनली बनाया, टू प्रोसेस 2 अकाउंट, दैट इज़ 840 यूनिट्स 40 रुपये के हिसाब से 33,600। फिर इसमें भी हमने मटेरियल लगाया, लेबर लगाया और ओवरहेड्स लगाए, है ना। मटेरियल कितना लगा है? 5924, लेबर 8000, ओवरहेड्स 8000। 5924, 8000, 8000 बाय नॉर्मल लॉस भी है हमारे पास। कितने यूनिट्स का नॉर्मल लॉस है? 126 यूनिट्स का है 15% के हिसाब से। 126 यूनिट, रेट क्या है? 10 रुपये, टोटल 1260। नॉर्मल लॉस के बाद मेरे पास एबनॉर्मल गेन भी दिया हुआ है, 36 यूनिट्स का हुआ है 76 पर यूनिट के हिसाब से 2736। कहाँ शो होता है एबनॉर्मल गेन? हम डेबिट साइड शो करते हैं। एबनॉर्मल गेन 36 यूनिट्स 76 के हिसाब से 2736 का अमाउंट यहाँ पे शो होगा। ठीक। अब इसके बाद हमारे पास आ जाएगा हमारा जो फिनिश गुड्स बना, क्योंकि 3 ही प्रोसेस हैं, तो एट लास्ट मेरे पास फिनिश गुड्स आ जाएगा। कितना? 750 यूनिट्स 57,000 के हिसाब से। $57,000 डिवाइडेड बाय 750 करके देख लो, 76 ही आ रहा है एट द एंड। डन। टोटल कर लो, 876 यूनिट्स। टोटल अमाउंट कितना है? 58,260। ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना अकाउंट बनाना है। हम एक बार चेक भी कर लेते हैं कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सही है। चलो, अब इसके बाद हमारे पास नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, ये अकाउंट भी बनाने बोला है, तो फटाफट से बना लेते हैं। नॉर्मल लॉस तो तीनों प्रोसेस से आ रहा है ना। प्रोसेस 1 से आ रहा है, प्रोसेस 2 से आ रहा है और प्रोसेस 3 से भी आ रहा है। ठीक। आपको ये पूरा नाम लिखना है यहाँ पे। प्रोसेस 1 से कितना है? 50 यूनिट्स का 4 रुपीज़ के हिसाब से, मतलब 200। तो 200 का अमाउंट यहाँ पे है। एक और यहाँ पे बना सकते हैं हम यूनिट्स के लिए। ठीक। 50 यूनिट्स 200 के हिसाब से। प्रोसेस 2 में हमारे पास है 95 यूनिट्स 760 के हिसाब से, एंड प्रोसेस 3 में 126 यूनिट्स 1260 के हिसाब से। ठीक।
बाय, अब सबका कैश हमको रिसीव हुआ होगा, है ना, बाय कैश अकाउंट। फर्स्ट वाले का रिसीव हो गया मेरे को 200 रुपये, नेक्स्ट वाले का भी मुझे रिसीव हो गया 760 रुपीज़। लेकिन अगर आप नोटिस करो थर्ड वाले में मुझे एबनॉर्मल गेन हुआ है ना, 36 यूनिट्स का। हम क्या मानते हैं पता है, जब एबनॉर्मल गेन हुआ आपको 36 यूनिट्स का तो वो जादू बन के अपने आप थोड़े ना आया होगा। हम ये मानते हैं कि आपका इस पर्टिकुलर सिचुएशन में नॉर्मल लॉस कम हो गया, है ना। कितने से कम हो गया, 36 यूनिट से कम हो गया। तो 126 माइनस 36 दैट इज इक्वल टू, हम ये मानेंगे सिर्फ 90 यूनिट्स का हमें नॉर्मल लॉस हुआ और बाकी मेरा एबनॉर्मल गेन में चला गया, है ना। इसीलिए मेरा जो कैश रिसीव हुआ वो सिर्फ 90 यूनिट्स के हिसाब से 10 रुपये का होगा, दैट इज़ 900 रुपये, है ना। बचा हुआ मेरा जाएगा एबनॉर्मल गेन के अंदर। एबनॉर्मल गेन में मैं कितना शो करूँगी, बचे हुए यूनिट्स का अमाउंट, दैट इज़ 126 माइनस 90 दैट इज़ 36 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 10, 360 रुपीज़ मेरा एबनॉर्मल गेन अकाउंट में जाएगा। ठीक है, चलो अब एबनॉर्मल लॉस हमारे पास आ रहा है प्रोसेस 2 में। कितने का एबनॉर्मल लॉस है, 15 यूनिट्स का है 600 के हिसाब से। यहाँ पे मेरे को यूनिट्स का कोई काम नहीं है तो मैं डायरेक्ट 600 लिख सकती हूँ। और जो भी एबनॉर्मल लॉस होता है वो कहाँ जाता है, P&L अकाउंट में जाता है 600 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन किधर से आ रहा है, हमारे नॉर्मल लॉस के अकाउंट से आ रहा है। पहली बात तो कितना, 360 का अमाउंट, तो 2 नॉर्मल लॉस अकाउंट लिखेंगे हम यहाँ पे। कितना अमाउंट है, 360। इसके अलावा ये प्रोसेस 3 से आ रहा है, कितना, 2736। इधर 2 एबनॉर्मल गेन लिखा है तो उधर हम क्या लिखेंगे, बाय प्रोसेस 3 अकाउंट। कितना अमाउंट है, 2736। बचा हुआ जो अमाउंट है वो P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, सो 2736 माइनस 360 दैट इज इक्वल टू 2376, है ना। तो जो हमारे एबनॉर्मल गेन की यूनिट्स हैं हम ये मान के चलते हैं कि वो इसलिए अराइज हुआ क्योंकि मेरा नॉर्मल लॉस कम हो गया, इसलिए हमने एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स को यहाँ पे शो किया और उसको हम इधर एबनॉर्मल गेन अकाउंट में लेके आए और फिर उसके बाद P&L अकाउंट में बचा हुआ अमाउंट ट्रांसफर किया। ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्रोडक्ट पासिस थ्रू 3 प्रोसेस A B C, 10,000 यूनिट्स हम बना रहे हैं एट अ कॉस्ट ऑफ 1.10 वेर इशूड टू प्रोसेस A, है ना। सो 10,000 यूनिट्स 1.1 के हिसाब से मैंने प्रोसेस A में ट्रांसफ़र किए। फिर सबका मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस हर एक प्रोसेस का मुझे दिया हुआ है। वेस्टेज दिया हुआ है, प्रोसेस A में हो रहा है 5%, प्रोसेस B में हो रहा है 4%। वेस्टेज प्रोसेस A का जो है वो मैं बेच रही हूँ 0.25 पर यूनिट के हिसाब से। प्रोसेस बी का जो वेस्टेज है हम 0.50 पर यूनिट के हिसाब से बेच रहे हैं और प्रोसेस सी का जो वेस्टेज होगा वो 1 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से बेचा जाएगा। ओवरहेड चार्जेस आपको 160% ऑफ डायरेक्ट लेबर चार्ज करना है, मतलब इन तीनों के अलावा मेरे पास ओवरहेड भी है जो 160% ऑफ डायरेक्ट लेबर चार्ज किया जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट को आप 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बेच रहे हो जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है 20% ऑन सेल्स। आपको फाइंड आउट करना है कि कितना वेस्टेज हुआ प्रोसेस सी में, क्योंकि अगर आप नोटिस करो तो ए और बी का मेरे को लॉस बता दिया है कि कितना हो रहा है, लेकिन प्रोसेस सी का वेस्टेज जो होगा उसको कितने में बेचा जाएगा सिर्फ ये बताया है। कितने यूनिट्स का, कितने परसेंटेज का लॉस हुआ है वो नहीं दिया हुआ है, तो वो हमको फाइंड आउट करना है। अब देखो यार, टेबल के थ्रू कैसे चीज़ें बनाई जाती है हमने बहुत अच्छे से सीख लिया। तो जब भी लगे कि कॉम्प्लिकेशन है या फिर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आया तो आप वो टेबल वाला फॉर्मेशन कर सकते हो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया और सॉल्व कर सकते हो, है ना। अब हम देख रहे हैं कि बिना टेबल के क्या डायरेक्टली अकाउंट बन सकता है, क्या आराम से बन सकता है, क्योंकि आपने अब पूरा कंसेप्ट अच्छे से सीख लिया है। ठीक है, तो अब हम बिना टेबल के डायरेक्टली अकाउंट बना के देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। सारे खर्चे लिखते जाते हैं फटाफट से। पहले इंट्रोड्यूस किया गया है 10,000 यूनिट्स 1.10 के हिसाब से प्रोसेस ए में। सो 2 मटेरियल अकाउंट जो इंट्रोड्यूस यूनिट्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये आ रहा है मेरे पास 11,000। नेक्स्ट मटेरियल है यहाँ पे एडिशनल वाला, लेबर एंड एक्सपेंसेस। इसके अलावा मुझे ओवरहेड्स भी दिए हुए हैं जो कितना चार्ज किया जाएगा, 160% ऑफ डायरेक्ट लेबर, 160% ऑफ डायरेक्ट लेबर। ठीक है, सो सारे खर्चे लिख लेते हैं फटाफट से। 1,500, 4,500, 1,000।
ओवरहेड्स कितना चार्ज करना है, 160% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो 4500 का 160% अगर आप करोगे तो ये आता है 7200। ठीक है, सारे खर्चे हमने लिख लिए। नेक्स्ट मुझे बोला जा रहा है कि प्रोसेस ए में जो लॉस हो रहा है वो 5% का हो रहा है। ये हमारा कौन सा लॉस है, नॉर्मल लॉस है। अगर कुछ नहीं लिखा है ना तो हम उसको नॉर्मल लॉस की कैटेगरी में मानते हैं। 5% दिया हुआ है तो नॉर्मल लॉस इधर ही शो करते हैं हम। 1000 का 5% तुम कैलकुलेट करोगे, 10,000 है ना, 10,000 का 5% इज 500 यूनिट्स। इसको मैं बेच रही हूँ, कितने पे बेच रही हूँ, 0.25 के हिसाब से बेच रही हूँ। सो 500 इंटू 0.25 दैट इज इक्वल टू 125। ठीक, नेक्स्ट बाकी सारे यूनिट्स मेरे कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे को कोई भी एबनॉर्मल लॉस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। ठीक, सो 9500 यूनिट्स, टोटल अमाउंट कितना हो रहा है 25,200, है ना। इसमें से 125 आपने ट्रांसफ़र किया नॉर्मल लॉस में, तो वो हटा दोगे तो आपके पास बचा टोटल 25,075 यहाँ पे शो होगा। और कितने यूनिट्स बचे, 10,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुए थे, 500 नॉर्मल लॉस हो गया, तो बचा कितना 9,500। ठीक, पर यूनिट आपका खर्चा आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 2.639 पर यूनिट। ठीक है, टोटल कर लो 25,200, 10,000, 10,000 डन। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, प्रोसेस बी अकाउंट। तो आसान है ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिना टेबल के भी आप चीज़ें कर सकते हो, वही मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाह रही हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सबसे पहले, नेक्स्ट पार्ट में हम सबसे पहले प्रोसेस ए से जो आया उसको शो करेंगे। कितना आया 10,000 नहीं सॉरी 9,500, 2.639 के हिसाब से 25,075, 9,500, 2.639, 25,075। और बाकी जो हमने इसमें मटेरियल लगाया, लेबर लगाया, एक्सपेंसेस लगाए और ओवरहेड्स लगाए, वो हम यहाँ पे शो करते हैं। मटेरियल हमने लगाया 1,500 का, 8,000 का लेबर, 1,000 का एक्सपेंस। और ओवरहेड्स कितना लगाओगे, 160% ऑफ लेबर, है ना। सो 8,000 का 160% इज 12,800। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद हमने सारे खर्चे शो कर दिए। खर्चों के बाद वेस्टेज मुझे दिया हुआ है 4% का, तो बाय नॉर्मल लॉस 4% का हो रहा है। 9,500 का अगर आप 4% कैलकुलेट करो तो ये आता है 380। ठीक, ये यूनिट्स को हम बेच रहे हैं 50.50 पर यूनिट के हिसाब से, दैट इज़ 190। अब इसके बाद मेरे पास आ जाएगा जो यूनिट्स मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ टू प्रोसेस सी अकाउंट, क्योंकि मेरे पास कोई भी एबनॉर्मल लॉस नहीं दिया हुआ है, ना बताया गया है यूनिट्स को, है ना, कि कितने यूनिट्स आपके फिनिश वाले बन रहे हैं। तो हमारा जो आंसर आ रहा है पूरा, वो सारा का सारा नेक्स्ट प्रोसेस में ही ट्रांसफ़र हो रहा है। हम यही मान के चलेंगे 9,500 माइनस 380, कितने यूनिट्स आए 9,120, ये हम ट्रांसफ़र करेंगे टू प्रोसेस सी। अमाउंट कितना है टोटल 25,075 प्लस 1,500 प्लस 8,000 प्लस 1,000 प्लस 12,800 दैट इज इक्वल टू 48,375 माइनस नॉर्मल लॉस को बेचने से जो अमाउंट आया दैट इज़ 190। तो आपके पास आ रहा है 48,185 डिवाइडेड बाय 9120 करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आता है 5.283। ठीक, टोटल कर लो 48,375 एंड इधर हमारे पास टोटल यूनिट्स है 9,500। डन। नेक्स्ट अब आता है प्रोसेस सी, जहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विथ प्रोसेस बी अकाउंट, जो हमारे पास क्वांटिटीज़ और अमाउंट दिया हुआ है। इसमें भी हमने मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स खर्च किया। आपको पूरा अमाउंट नाम लिखना है, ठीक है ना। 1,500, 6,500, 1,503। लेबर 6,500 है, इसका 160% आप ट्रांसफ़र करोगे टू ओवरहेड्स 10,400, ठीक है। बाय नॉर्मल लॉस कितना है हमको नहीं पता, बाय फिनिश गुड्स में हम कितना ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो हमको निकालना है ना। हमको नहीं पता कि नॉर्मल लॉस कितना होगा, हमको नहीं पता कि फिनिश गुड्स में कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, पर हमको ये पता है कि भाई जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट है उसको मैं 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बेचने वाली हूँ। प्रॉफिट उसमें होगा मुझे 20% ऑन सेल्स।
मुझे फाइंड आउट करना है कितना वेस्टेज हुआ प्रोसेस सी में, है ना। तो देखो यार, मुझे अगर पता है कि मैं 10 रुपये में फाइनल प्रोडक्ट को बेचने वाली हूँ और उसमें प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स है, तो क्या इसकी मदद से मैं खर्चा नहीं कैलकुलेट कर पाऊंगी? आराम से कर लेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, हमको लेना पड़ेगा सेल्स का वैल्यू पर यूनिट बेसिस में। मुझे दिया हुआ है कितना, 10 माइनस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 20% ऑन सेल्स, है ना। सो अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, खर्चे आ जाएंगे। कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट मेरा आ रहा है 8 रुपये, पर क्या मेरे को पर यूनिट खर्चा चाहिए क्या? नहीं, मेरे को तो इसकी मदद से नॉर्मल लॉस और फिनिश्ड यूनिट्स पे कितना टोटल खर्चा आएगा वो मेरे को निकालना है ना। तो अगर आप नोटिस करो तो मेरा यहाँ पे सारे खर्चे दिए हुए हैं प्रोसेस सी में। मैं सारे खर्चों को टोटल कर सकती हूँ, 48,185 प्लस 1,500 प्लस 6,500 प्लस 1,503 प्लस 10,400 दैट इज इक्वल टू मेरा टोटल खर्चा है 68,088। ठीक है, ये जो टोटल खर्चा है इसी में से कुछ पार्ट नॉर्मल लॉस में और कुछ पार्ट फिनिश गुड्स में जाने वाला है। आंसर इज यस। तो बस इसी को हम यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट करने वाले हैं कि भाई जो मेरा टोटल कॉस्ट है उसमें से कुछ अमाउंट जाएगा नॉर्मल लॉस में और कुछ अमाउंट जाएगा फिनिश गुड्स के स्टॉक में। ठीक है, टोटल खर्चा है कितना, 68,088 का। नॉर्मल लॉस जो है उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स लॉस्ट हुए मल्टीप्लाइड बाय रेट पर यूनिट, जितना आप स्क्रैप कर रहे हो उसका रेट कितना है, प्लस फिनिश गुड्स में मैं लिखूंगी फिनिश गुड्स के यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय इनका रेट कितना है ना। तो 68,088, मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स लॉस्ट नहीं पता, मैं क्या कर रही हूँ ना, ये नंबर ऑफ यूनिट लॉस को x से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय रेट पर यूनिट मुझे पता है, क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ है कि अगर वेस्टेज हो रहा है प्रोसेस सी के अंदर तो 1 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से वो बेचा जाएगा, है ना। सो 1 रुपीज़ पर यूनिट यहाँ पे मेरा रेट है, प्लस फिनिश गुड्स यूनिट्स कितने हैं हमारे पास, फिनिश गुड्स के यूनिट्स भी मेरे को नहीं पता। तो फिनिश गुड्स के यूनिट्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, सोचो एक बार। अगर मेरे को पता है कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर मेरे पास टोटल 9,120 यूनिट्स आए हैं और इसमें से नॉर्मल लॉस मेरा x यूनिट्स का हो रहा है, तो क्या मुझे नहीं पता चल जाएगा कि मेरे फिनिश गुड्स के यूनिट्स कितने होंगे? इजीली पता कर सकती हूँ। क्या करना होगा, 9120 में से जितना भी नॉर्मल लॉस का यूनिट है उसको माइनस करना होगा, है ना। सो 9120 यूनिट्स है माइनस x मेरे नॉर्मल लॉस के यूनिट्स है मल्टीप्लाइड बाय फिनिश गुड्स का रेट कितना है, 8 रुपये। 8 रुपये क्यों भाई? क्योंकि भाई हम यहाँ तो प्रोसेस अकाउंट के अंदर खर्चा ही शो करते हैं ना, ये तो बेचने से मुझे प्रॉफिट आया है, ये प्रॉफिट मेरे कोई मतलब का थोड़ी ना, प्रोसेस अकाउंट में हम प्रॉफिट थोड़ी निकालते हैं। अगर इंटर प्रोसेस प्रॉफिट वाला अकाउंट होता तो अलग बात होती, पर वो हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो सिर्फ खर्चे वाला देख रहे हैं। इन दैट केस जितना भी खर्चा है आपके यूनिट्स का वो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, सो 68,088 इज इक्वल टू एक्स प्लस 9120 इंटू 8 करो 72,960 माइनस 8x। सो हमारे पास एट लास्ट वैल्यू आ रही है 7x इज इक्वल टू 72,960 माइनस 68,088 दैट इज 4872 एंड x इज इक्वल टू 696। ठीक है, तो मुझे x की वैल्यू मतलब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स पता चल गया कि भाई मेरे को 696 नॉर्मल लॉस का यूनिट्स है 1 रुपीज़ के हिसाब से, तो टोटल कितना हो गया 696। यहाँ पे मुझे फिनिश गुड्स का रेट पता है 8, अब इसकी मदद से मैं यूनिट्स निकाल सकती हूँ इजीली। 9120 यूनिट्स हमने इंट्रोड्यूस किए थे, यहाँ पे 696 लॉस्ट हो गए, दैट इज इक्वल टू 8424 यूनिट्स यहाँ पे आएगा और 8 रुपीज़ के हिसाब से आएगा, तो टोटल हो जाएगा 67,392। डन, आसान है चीज़ें। बस हम क्या कर रहे हैं, सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जैसा क्वेश्चन में बोला है। सब कुछ क्वेश्चन में ही अवेलेबल होता है यार, हमको सिर्फ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है और आराम से इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। प्रोसेस अकाउंट के अंदर सच में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पासेस थ्रू 2 डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस द इंसिडेंस ऑफ वेस्टेज इज एज सर्टेन एज अंडर। ठीक है, मेरे को प्रोसेस ए का वेस्टेज और प्रोसेस बी का वेस्टेज दिया हुआ है।
पास्ट एक्सपीरियंस से पता चल रहा है, मतलब ये क्या है, मेरा नॉर्मल लॉस मुझे दिया हुआ है। इन ईच केस द परसेंटेज ऑफ वेस्टेज इज कंप्यूटेड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स एंटरिंग द प्रोसेस। हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, जितने भी यूनिट्स उस पर्टिकुलर प्रोसेस में आ रहे हैं उसी के हिसाब से तो वेस्टेज कैलकुलेट होगा ना। सेल्स रियलाइजेशन, वेस्टेज को बेचने से हमको पैसा मिल रहा है, प्रोसेस ए प्रोसेस बी दोनों का दिया हुआ है। प्रोसेस ए का अगर आप बेचते हो तो 25 रुपीज़ मिलेगा पर 100 यूनिट्स, मतलब मैं 100 यूनिट्स बेच रही हूँ तब जाके 25 रुपीज़ मिल रहा है ना। तो क्या मैं इसकी मदद से पर यूनिट खर्चा नहीं निकाल पाऊंगी? 25 को डिवाइड कर दो 100 से, तो 0.25 रुपीज़ पर यूनिट यहाँ पे खर्चा आ रहा है। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलर वे में प्रोसेस बी के लिए जो यूनिट्स आएंगे, जो वेस्टेज आएगा वो 50 रुपये पे बेचा जाएगा पर 100 यूनिट। तो यहाँ पे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई जो पर यूनिट खर्चा होगा वो होगा 0.5 रुपीज़ पर यूनिट, हमको वेस्टेज को बेचने से पैसा मिलेगा। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। मैंने 40,000 यूनिट्स ऑफ क्रूड मटेरियल इंट्रोड्यूस किया है प्रोसेस ए में 16,000 का, और उसके अलावा जो प्रोसेस ए प्रोसेस बी में अदर खर्चे लग रहे हैं वो दिया हुआ है। आउटपुट आपका कितना बन के आ रहा है वो दिया हुआ है। साथ साथ यहाँ पे हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट का स्टॉक भी है, मतलब मेरे पास फिनिश प्रोडक्ट का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। जब आपके पास फिनिश प्रोडक्ट का स्टॉक होता है ना, तो हमको फिनिश प्रोडक्ट का स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ता है और उसकी मदद से फाइंड आउट करना पड़ता है कि नेक्स्ट प्रोसेस में कितने यूनिट जाएंगे। तो हम यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट तो बनाएंगे, साथ साथ हर एक प्रोसेस का फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट भी बनाएंगे, ठीक है। सिमिलर वे में प्रोसेस बी के लिए आपका आउटपुट दिया हुआ है, जितने यूनिट्स ओपनिंग और क्लोजिंग है वो दिए हुए हैं। वैल्यू ऑफ स्टॉक पर यूनिट ऑन 1 अप्रैल आपको दिया हुआ है 1.20 एंड यहाँ पे प्रोसेस बी के लिए दिया हुआ है 1.60, क्योंकि जो ओपनिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू मैं नहीं कैलकुलेट कर सकती, ये तो पुराना जो प्रोसेस अकाउंट बना होगा उससे इसकी वैल्यू निकली होगी। तो ये वैल्यू आपको पहले ही दी हुई है दोनों की, ठीक है। हमारे पास कौन से टाइप का स्टॉक है? फिनिश्ड यूनिट्स का स्टॉक है, पूरे बने हुए यूनिट्स का स्टॉक अवेलेबल है। स्टॉक्स आर वैल्यूड एंड ट्रांसफर टू सब्सिक्वेंट प्रोसेस एट वेटेड एवरेज कॉस्ट। वेटेड एवरेज कॉस्ट के हिसाब से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। कैसे होगा हम देखेंगे। आपको प्रोसेस अकाउंट्स बनाने हैं और स्टॉक अकाउंट बनाना है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम प्रोसेस ए का अकाउंट बना रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास खर्चे क्या क्या हैं। सबसे पहले तो जो इंट्रोडक्शन हुआ क्रूड मटेरियल का वो लिख लेते हैं। टू क्रूड मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड, कितना दिया हुआ है? 40,000 यूनिट्स 16,000 का अमाउंट, 40,000 यूनिट्स 16,000 का अमाउंट। तो ये मेरे पास आ रहा है 0.4 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। नेक्स्ट, अदर मटेरियल है 16,000, लेबर है 9,000, एक्सपेंसेस है 8,200। ठीक है, सारे खर्चे हमने लिख लिए। इसके बाद हमारे पास आ रहा है नॉर्मल लॉस, जो क्वेश्चन में पहले ही स्पेसिफाइड है कि 2% हो रहा है। तो 40,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए, इसका 2% अगर आप कैलकुलेट करो तो ये होता है 800 यूनिट्स का मुझे नॉर्मल लॉस हो रहा है। और इसको मैं किस रेट से बेच रही हूँ? 0.25 पर यूनिट के हिसाब से बेच रही हूँ, है ना। सो 25 डिवाइडेड बाय 100 करके हमने 0.25 निकाला, मल्टीप्लाइड बाय 800 यूनिट्स है। सो 0.25 का रेट मल्टीप्लाइड बाय 800 दैट इज इक्वल टू 200 रुपीज़। नेक्स्ट, बाय यहाँ पे कोई भी एबनॉर्मल लॉस है क्या? उसके लिए पहले तो हमको देखने पड़ेंगे फिनिश्ड यूनिट्स कितने हैं। जो भी फिनिश्ड यूनिट्स होगा वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा? प्रोसेस ए का जो भी फिनिश स्टॉक होगा उसमें ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। कितने यूनिट्स बन रहे हैं? 39,000 यूनिट्स बन रहे हैं। ध्यान से नोटिस करो यार, मैंने 40,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए थे, जिसमें से 800 नॉर्मल लॉस हो गया, 39,000 मैं आउटपुट ट्रांसफ़र कर रही हूँ तो फिनिश स्टॉक अकाउंट। तो मेरे पास अभी भी 200 यूनिट्स बचे, कहाँ जाएंगे? एबनॉर्मल लॉस में। बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कितने यूनिट्स? 200 यूनिट्स, ठीक है। अब पहले हम देखेंगे कि भाई टोटल खर्चा कितना हो रहा है। 16,000 प्लस 16,000 प्लस 9,000 प्लस 8,200 दैट इज इक्वल टू 49,200 का खर्चा हो रहा है, जिसमें से नॉर्मल लॉस में कितना चला गया? 200। तो एट लास्ट मेरे पास कितना बच रहा है? 49,000 रुपीज़ बच रहा है। 49,000 रुपीज़ मेरे पास बच रहा है।
कितने यूनिट्स का खर्चा है, हम टेबल बना देते तो बड़ा आसान था, है ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो रही है और उसी के लिए हमने फॉर्मूला फॉर्म किया है। क्या फॉर्मूला हमने देखा था? हमने फॉर्मूला देखा है कि भाई हमारे फॉर्मूला आ जाओ, ये रहा, हमारा जितना भी टोटल कॉस्ट इनकर होगा उसमें से आप सेल ऑफ स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस को माइनस करोगे डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। ठीक है, तो यही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। हमने हमारा खर्चा निकाल लिया, कितना खर्चा हो रहा है? 49,000 का खर्चा हो रहा है ना। ये खर्चा कौन सा वाला है? इनपुट का खर्चा माइनस आपका स्क्रैप का खर्चा डिवाइडेड बाय कितनी यूनिट्स लोगे? टोटल जो आपने इंट्रोड्यूस की माइनस जितना आपका नॉर्मल लॉस का यूनिट्स है। ठीक है, सो 49,000 डिवाइडेड बाय 39,200 दैट इज इक्वल टू 1.25 के हिसाब से यहाँ पे चार्ज होगा आपका फिनिश स्टॉक भी और आपका एबनॉर्मल लॉस भी, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया है दोनों का रेट क्या होता है, सेम होता है। 39,000 इंटू 1.25 दैट इज इक्वल टू 48,750 एंड लास्ट 200 इंटू 1.25 इज इक्वल टू 250। डन। तो ये वाला पार्ट हमने खत्म किया। टोटल कर लो, 40,000 यूनिट्स हैं, 49,200 का खर्चा है। ठीक, अब जो आपका फिनिश स्टॉक आया है उसको अब आप ट्रांसफर करोगे टू फिनिश स्टॉक अकाउंट, है ना। वहाँ पे हमने लिखा था बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे हम टू प्रोसेस ए अकाउंट। फिनिश स्टॉक के अंदर आपको यहाँ पे अमाउंट, यूनिट और रेट तीनों का कॉलम बनाना पड़ेगा। सेम चीज़ हम यहाँ पे भी कंटिन्यू करेंगे। यूनिट्स, अमाउंट एंड रेट। ठीक है, चलो। सो प्रोसेस ए से हमारे पास क्या आ रहा है? 39,000 यूनिट्स, 1.25 के हिसाब से 48,750 का खर्चा। ठीक है, अब क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है कि पहले से मेरे पास अवेलेबल कितने यूनिट्स हैं? 6,000 है, तो इसको हमको पहले लिखना चाहिए। तो हम क्या करते हैं ना, इसको नीचे ले आते हैं। यहाँ पे जो भी ओपनिंग बैलेंस है उससे आप स्टार्ट करोगे बाय बैलेंस बॉट डाउन। कितने यूनिट्स? 6,000 यूनिट्स 1.20 के हिसाब से, 6,000 यूनिट्स 1.20 के हिसाब से कितना अमाउंट होगा? 7,200 बाय बैलेंस कैरीड डाउन, मतलब क्लोजिंग स्टॉक भी मुझे दिया हुआ है ना। क्लोजिंग स्टॉक को हम यहाँ से मीन्स इसी स्टॉक अकाउंट में रहने देंगे। कितना क्लोजिंग स्टॉक है? 5,000 का। 5,000 यूनिट्स, इसका रेट कितना होगा वो हमको कैलकुलेट करना है। नाउ थिंक अबाउट इट, अगर मेरे पास 39,000 यूनिट्स मैंने यहाँ नए बनाए, 6,000 मेरे पास पहले से थे, टोटल यूनिट्स कितने हो गए? 45,000 यूनिट्स। 45,000 यूनिट्स तुम्हारे पास अवेलेबल है, जिसमें से 5,000 तुम इसी अकाउंट में छोड़ रहे हो, तो बचा कितना? 40,000। ये 40,000 कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? टू नेक्स्ट प्रोसेस बाय प्रोसेस बी अकाउंट। हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है तो हम उसमें ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अब रेट कितना होगा उसके लिए हमको टोटल करना है। 48,750 प्लस 7,200 दैट इज इक्वल टू 55,950। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है हमको कि आप जो सब्सिक्वेंट प्रोसेस में ट्रांसफर करोगे वेटेड एवरेज कॉस्ट में ट्रांसफर करोगे। वेटेड एवरेज का मतलब होता है टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। ठीक है, सो टोटल खर्चा इज 55,950 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स इज 45,000, तो रेट हमारा आ रहा है 1.243। इस रेट के हिसाब से हम आगे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, 40,000 इंटू 1.2433 इज इक्वल टू 49,733 and 5,000 multiplied by 1.2433 is 6217. डन। अब ये जो अमाउंट हमारा आया है वो प्रोसेस बी में ट्रांसफर हो जाएगा टू प्रोसेस ए फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। कितनी क्वांटिटीज़ हैं? 40,000 यूनिट है, 1.2433 के हिसाब से टोटल अमाउंट है 49,733। अब प्रोसेस बी में हम जो एक्स्ट्रा मटेरियल लगा रहे हैं, लेबर लगा रहे हैं, ओवरहेड लगा रहे हैं, उसको लिखेंगे 5,000, 8,000, 1,500।
ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमको बोला जा रहा है कि टोटल यूनिट्स बन रहे हैं कितने 36,500, तो बाय फिनिश्ड प्रोसेस बी के फिनिश स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। कितने यूनिट्स हैं 36,500। साथ साथ मुझे नॉर्मल लॉस भी दिया हुआ है 10% का, बाय नॉर्मल लॉस 10%। 40,000 यूनिट्स मैंने बनाए, इसका 10% कितना होता है 4,000 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हो जाएगा। तो टोटल अगर आप नोटिस करो 36,500 तुम ट्रांसफर कर रहे हो टू फिनिश स्टॉक अकाउंट और 4,000 तुम्हारा नॉर्मल लॉस हो गया। तो टोटल यूनिट्स इधर कितने हो रहे हैं 40,500 हो रहे हैं, लेकिन तुमने इंट्रोड्यूस कितने किए थे सिर्फ 40,000 किए थे। 500 कहाँ से आया एबनॉर्मल गेन हुआ, टू एबनॉर्मल गेन 500 यूनिट्स। ठीक है, अब एबनॉर्मल गेन नॉर्मल लॉस की वैल्यू तो हमें दी हुई है ना, वो हम लिख लेते हैं पहले। 0.5 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से हमें चार्ज करना है, तो ये हो जाएगा 2,000 रुपीज़। ठीक है, अब कितना अमाउंट आपके फिनिश स्टॉक के यूनिट्स में जाएगा और कितना अमाउंट आपके एबनॉर्मल गेन में जाएगा, कैसे निकालेंगे? इसके लिए पहले खर्चों को टोटल करो। 49,733 प्लस 5,000 प्लस 8,000 प्लस 1,500 दैट इज इक्वल टू 64,233 मेरा टोटल खर्चा है, माइनस नॉर्मल लॉस का स्क्रैप कितना है 2,000 यूनिट्स का, तो वो मैं यहाँ से रिड्यूस कर दूंगी। टोटल यूनिट्स कितने हैं आपके पास 40,000 यूनिट्स आपने इंट्रोड्यूस किए थे, माइनस नॉर्मल लॉस कितने का हुआ 4,000 का। तो इसकी मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं 64,233 माइनस 2,000 दैट इज इक्वल टू 62,233 डिवाइडेड बाय 36,000 है ना, दैट इज इक्वल टू 1.7287। ये मेरा आ रहा है रेट। इस रेट के हिसाब से हम चार्ज करेंगे इधर और इधर भी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 63,097, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 864। ठीक है, टोटल कर लो 49,733 प्लस 5,000 प्लस 8,000 प्लस 1,500 प्लस 864 दैट इज इक्वल टू 65,097 एंड इधर भी हमारे पास आ रहा है 65,097। डन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, है ना। अब इसकी मदद से हम प्रोसेस स्टॉक अकाउंट बना लेंगे, जहाँ पे सबसे पहले आएगा आपके पास प्रोसेस बी अकाउंट से अमाउंट जो यूनिट्स ट्रांसफ़र हुए हैं वो, इसको भी हम डिवाइड करेंगे। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ चलो। यूनिट्स रेट एंड अमाउंट। सबसे पहले प्रोसेस बी से कितना आया 36,500, नहीं ये बाद में लिखना होता है ना हमको, तो प्रोसेस बी को नीचे ले जाओ पहले। 36,500 1.7287 के हिसाब से 63,097। जो ओपनिंग बैलेंस है वो सबसे पहले लिखा जाएगा। टू बैलेंस बॉट डाउन कितना है ओपनिंग बैलेंस 5,000 यूनिट्स का। किस रेट के हिसाब से है 1.60 के हिसाब से। 5,000 इंटू 1.60 दैट इज इक्वल टू 8,000 बाय, इधर हम शो करेंगे कितना आपका आखिरी में बच गया और कितना आप नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर रहे हो या फिनिश स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो। सो बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट एंड बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, सो कैरीड डाउन वाला तो यूनिट्स मेरे को पहले ही बता दिया कि 8,000 यूनिट्स आपका क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है। टोटल मेरे पास कितने यूनिट्स हैं 41,500 यूनिट्स हैं, जिसमें से 8,000 मेरा स्टॉक बच जा रहा है। 41,500 माइनस 8,000 दैट इज इक्वल टू 33,500 आपका फिनिश स्टॉक बच रहा है ना। अब रेट कितना होगा इसके लिए पहले हम टोटल कर लेंगे 63,097 प्लस 8,000 एज हमको वेटेड एवरेज के हिसाब से चार्ज करना है, तो टोटल अमाउंट को आप डिवाइड करोगे टोटल यूनिट से, दैट इज इक्वल टू आपका रेट आएगा 1.713 आ रहा है, तो वही हम ले लेते हैं। 33,500 इंटू 1.7132 इज 57,392
and 8000 multiplied by 1.7132 is 13,705. ठीक है, टोटल कर लो 57,392 प्लस 13,705 दैट इज इक्वल टू 71,097. आपका ये जो आखिरी वाला अमाउंट है वो मैच करना चाहिए. ठीक है, एंड लास्ट 41,500. डन. तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट किया. मूविंग फॉरवर्ड, अब ना हम प्रोसेस अकाउंट में थोड़ा सा एक स्टेप फॉरवर्ड जा रहे हैं जहाँ पे हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन सीखने वाले हैं. अब ये होता क्या है उसको समझने के लिए एग्जांपल देखो. हम मैगी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, घर में मैगी नहीं बना रहे, हम मैगी के पैकेट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं. ठीक है, तो उसके लिए अभी हम प्रोडक्शन कर रहे थे लेट से, है ना, और ये पर्टिकुलर ईयर खत्म हो गया और हमारे फिनिश्ड यूनिट्स बन के आए 950 पैकेट्स और कुछ यूनिट्स हमारे वर्क इन प्रोग्रेस में रह गए. कितने? 50 यूनिट्स. 50 यूनिट्स जो वर्क इन प्रोग्रेस में रह गए उसमें 50% ही मटेरियल का काम हुआ था. अब इसका मतलब क्या है यार, ज़रूरी थोड़ी ना कि मैगी बनाते समय मेरा जो ईयर एंड हो गया आखिरी दिन 31 दिसंबर बैठ के मैं 50 यूनिट्स बना रही थी, उसमें मैं सिर्फ मैगी का जो रोल होता है ना वो मैगी बस बना पाई, उसका मसाला नहीं बना पाई. तो मैंने कुछ ही मटेरियल लगाया ना, पूरा मटेरियल मैं अभी लगा ही नहीं पाई. इन दैट केस वही हमको दिया हुआ है कि भाई जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो उसमें मटेरियल सिर्फ 50% लगा हुआ है. तो आप सोच के देखो, मेरा मटेरियल का टोटल खर्चा है 97,500. ये 97,500 क्या मैं 950 प्लस 50 टोटल 1,000 यूनिट्स के ऊपर चार्ज कर सकती हूँ क्या? आंसर इज नो. क्यों नहीं चार्ज कर सकती? क्योंकि भाई ये 50 यूनिट्स में जो मटेरियल लगा है वो तो 50% ही लगा है. तुम इसको, ये इक्वल यूनिट्स है जिसमें पूरा 100% मटेरियल लग गया, उससे कंपेयर ही नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ये तो फिनिश्ड यूनिट्स हैं, इनमें तो पूरा 100% मटेरियल लग गया होगा. लेकिन जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसमें तो सिर्फ 50% ही मटेरियल लगा है ना. तो ये यूनिट्स और ये यूनिट्स कंपेरेबल नहीं है. कंपेरेबल करने के लिए हमको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालना पड़ता है. तो वर्क इन प्रोग्रेस में अगर आप नोटिस करो, यहाँ पे मैंने 50 यूनिट्स बनाए हैं 50% मटेरियल लगा के. हम एज्यूम करते हैं कि हम 2 यूनिट्स बना रहे हैं. ठीक है, ये 50 यूनिट वाला एग्जाम्पल आपको समझ आ जाएगा अगर आप ये 2 यूनिट्स वाली चीज़ समझ लो. मैं 2 यूनिट्स बना रही हूँ और 2 यूनिट्स में मैंने 50% मटेरियल लगाया है. मतलब पहली यूनिट में भी 50% मटेरियल लगा है और दूसरी यूनिट में भी 50% मटेरियल लगा है ना. क्या मैं ऐसा कर सकती थी क्या, एक यूनिट में 50% मटेरियल लगाया, दूसरे में 50% लगाया, इसकी जगह मैं एक ही यूनिट बनाती और उसमें पूरा 100% मटेरियल लगा देती, है ना. क्या मैं ऐसा करती? तो ऐसे में एक यूनिट मेरी पूरी तैयार हो जाती, है ना. तो यहाँ पे हमको क्या समझ आ रहा है कि भाई जो 2 यूनिट तुमने आधी आधी बनाई उसकी जगह तुम एक यूनिट पूरी बना सकते थे. कैसे निकला ये? मैंने अपना जो यूनिट्स हैं उनको उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया. तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 50% दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट. ये 1 यूनिट पूरी 100% बन सकती थी अगर तुम ये 50% 2-2 यूनिट में ना लगाते तो, है ना. तो हमको यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि भाई अगर तुम्हारी 50 यूनिट्स वर्क इन प्रोग्रेस में रखी गई है जिसमें सिर्फ तुमने 50% काम खत्म किया है, इसकी जगह तुम क्या कर सकते थे, तुम 50 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 50% दैट इज इक्वल टू 25 यूनिट्स पूरे कंप्लीट बना सकते थे, है ना. इन दैट केस मेरे ये 950 यूनिट्स पूरे कंप्लीटेड हैं और मेरे ये 25 यूनिट्स पूरे कंप्लीटेड हैं. अब क्या ये कंपेरेबल है? आंसर इज यस. अब मैं ये 950 को 25 यूनिट से कंपेयर कर सकती हूँ. ये 25 यूनिट्स हमने क्या किया, इन 50 यूनिट्स को कन्वर्ट करके निकाला. क्यों निकाला? क्योंकि पहले ये और ये कंपेरेबल नहीं थे. इनको कंपेरेबल बनाने के लिए हमने इसके इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को कैलकुलेट किया. इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए जितनी भी यूनिट्स आपके वर्क इन प्रोग्रेस में है मल्टीप्लाइड बाय जितना भी परसेंटेज कंप्लीशन हुआ है वो ले लोगे और इससे आपके पास कंप्लीटेड यूनिट्स का यूनिट आ जाता है. ठीक, अब ये दोनों यूनिट्स कंपेरेबल हैं तो टोटल यूनिट्स अब मेरे पास कितने हो गए, 950 इसके वाले और 25 इसके वाले, तो टोटल होगा 975 यूनिट्स. क्या 975 यूनिट्स पे मैं ये मटेरियल का खर्चा चार्ज कर सकती हूँ? आंसर इज यस. तो मटेरियल का खर्चा है 97,500, 975 यूनिट्स पे चार्ज होगा तो पर यूनिट खर्चा मेरा आ रहा है 100 रुपीज़ पर यूनिट. तो ये हमने क्यों किया, हमने इसके इक्विवेलेंट यूनिट्स को क्यों निकाला, ताकि हम पर यूनिट खर्चा पता कर पाएँ. पर यूनिट खर्चा चाहिए होता है ना हमको. पर यूनिट खर्चा कैसे पता चलेगा? आपको पहले वर्क इन प्रोग्रेस को इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सिमिलर वे में आगे देखो,
हमारे पास है लेबर 15,600 का, वर्क इन प्रोग्रेस में दिया हुआ है कि लेबर जो है 50% कवर हुआ है ना। यही सेम एग्जाम्पल लेके आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। पहले हमने मटेरियल का एग्जाम्पल देखा था, अब हम लेबर का एग्जाम्पल देख रहे हैं। 950 यूनिट्स पूरे कंप्लीटेड हैं, तो इसके अंदर जो लेबर लगा होगा वो पूरा 100% लेबर लग चुका होगा। कितने यूनिट्स पे? 950 यूनिट्स पे। वर्क इन प्रोग्रेस में मेरे पास कितने यूनिट्स हैं? 50 यूनिट्स हैं। इन वर्क इन प्रोग्रेस में मैंने लेबर में कितना काम किया है? 50% काम किया है। तो जैसे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमने मटेरियल का निकाला, क्या वैसे ही लेबर का निकल सकता है? आराम से निकल सकता है कि भाई देखो तुमने 50 यूनिट्स बनाए और इन 50 यूनिट्स में 50% का काम किया। इसकी जगह तुम क्या कर सकते थे? तुम 25 यूनिट्स पे पूरा काम कर सकते थे, है ना। 50 यूनिट्स पे आधा आधा काम किया, इससे अच्छा 25 यूनिट्स पे पूरा काम कर लेते, पूरा लेबर का इस्तेमाल हो जाता और पूरे यूनिट्स बन जाते हैं। इन दैट केस अब देखो मेरे पास इक्विवेलेंट यूनिट कितना आया? 25 यूनिट और 950 यूनिट मेरे फिनिश गुड्स के हैं। तो टोटल यूनिट्स अब मेरे पास कितने हो गए? 975 हो गए। तो लेबर का मैं पर यूनिट खर्चा निकाल सकती हूँ। 15,600 का लेबर का खर्चा है डिवाइडेड बाय 975, दैट इज इक्वल टू 16 रुपीज़ पर यूनिट मेरा लेबर का खर्चा है। आसान है, हम बस ये कर रहे हैं कि हमारी जो इनकम्प्लीटेड यूनिट्स हैं उनको कंप्लीटेड यूनिट्स में हम कन्वर्ट करके देख रहे हैं ताकि ये कंपेरेबल हो जाए और इनको ऐड करके हम पर यूनिट का खर्चा निकाल पाएँ। अब अगर सोचो आप, मेरे पास अगर पर यूनिट खर्चा 16 रुपये पर यूनिट आ गया तो ये 16 रुपये पर यूनिट तो मैं ईजिली फिनिश यूनिट्स पे चार्ज कर सकती हूँ। लेकिन क्या जो अनफिनिश्ड यूनिट्स है, वर्क इन प्रोग्रेस है, उसमें मैं 16 रुपये पर यूनिट के हिसाब से चार्ज करूँगी क्या? आंसर इज नो। मैं बोलूँगी कि भाई 16 रुपये पर यूनिट की जगह मेरा 50% ही काम हुआ है ना, मतलब मैंने हर एक यूनिट पे 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से मटेरियल लगाया होगा। ये इजीली कैसे पॉसिबल हो पाया? जब आपने पर यूनिट खर्चा निकाला इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में कन्वर्ट करके। अगर मैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में कन्वर्ट ही नहीं करती तो मेरे को यही नहीं पता चलता, ये नहीं पता चलता तो मुझे ये कैलकुलेशन नहीं पता चलती। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके अलावा हमारे पास ओवरहेड्स का खर्चा भी होता है। 10,000 का ओवरहेड्स का खर्चा है। वर्क इन प्रोग्रेस में कितने यूनिट्स हैं? 50 यूनिट्स हैं। और फिनिश गुड्स में मेरे पास कितने यूनिट्स हैं? 950 यूनिट्स हैं। तो 950 यूनिट में तो पूरा ओवरहेड का खर्चा हो गया होगा। लेकिन जो बचे हुए 50 यूनिट है उनके लिए दिया है कि भाई 0% ओवरहेड का खर्चा हुआ। तो 0% ओवरहेड का खर्चा हुआ तो एट लास्ट ओवरहेड के केस में मेरे पास कोई भी इक्विवेलेंट यूनिट्स नहीं आ रहे, क्योंकि 50 यूनिट को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो एट लास्ट 0 ही आएगा। और 0% काम हुआ मतलब कोई भी यूनिट तुमने नहीं बनाया ओवरहेड्स के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पे आप जो 10,000 का खर्चा है वो कितने यूनिट्स में चार्ज कर दोगे? सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटेड यूनिट्स पे। 10,000 डिवाइडेड बाय 950 दैट इज इक्वल टू 10.526 के हिसाब से यहाँ पे रेट आ जाए। डन। तो बस यही करना है हमको। अब जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है ना वो आया ही इसलिए क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस में इनकम्प्लीटेड यूनिट्स हमारे होते हैं, उनका खर्चा कैसे चार्ज किया जाएगा, उनके हिसाब से पर यूनिट खर्चा कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन है हमारे पास, वो हम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। SM लिमिटेड ने फर्निश किया है आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रोसेस बी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021। मुझे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस बोला गया निल है। यूनिट्स जो मैंने इंट्रोड्यूस किए वो है 10,000 यूनिट्स 3 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। एक्सपेंसेस डेबिटेड टू द प्रोसेस, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स का खर्चा दिया हुआ है। फिनिश यूनिट्स मेरे पास 9,500 बन के आ रहे हैं। 10,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुए, 9,500 फिनिश यूनिट्स बन के आए। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस मेरे पास है 350 यूनिट्स का, जिसमें कंप्लीशन कितना हुआ है? मटेरियल 100% कंप्लीटेड है, लेबर एंड ओवरहेड 50% कंप्लीटेड है। नॉर्मल लॉस मेरा प्रोसेस में कितना हो रहा है? 1% ऑफ इनपुट। डिग्री ऑफ कंप्लीशन एबनॉर्मल लॉस का है, मटेरियल 100%, लेबर एंड ओवरहेड 80%। ऐसा हो सकता है ना भाई, जरूरी थोड़ी ना तुमने एबनॉर्मल लॉस में सारा खर्चा कर दिया उसी के बाद एबनॉर्मल लॉस अराइज हो रहा। एबनॉर्मल लॉस तो बीच में भी अराइज हो सकता है, जैसे यहाँ पे हुआ मटेरियल का मैंने 100% खर्चा कर दिया था, लेबर एंड ओवरहेड का मैंने सिर्फ 80% खर्चा किया था, तब मेरा एबनॉर्मल लॉस अराइज हो गया। ठीक है, यूनिट्स स्क्रैप्ड एज नॉर्मल लॉस को मैं 1 रुपये पर यूनिट पे बेच रही हूँ और बाकी सारे एबनॉर्मल लॉस को मैं 2.5 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से बेच रही हूँ। आपको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, प्रोसेस बी अकाउंट एंड एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। हम जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कैलकुलेशन करते हैं ना, जो हमने यहाँ पे देखा, ये कैलकुलेशन हम एक प्रॉपर टेबल में करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। यहाँ पे आप पहले फॉर्मेट देख लो, फॉर्मेट कैसे बनता है। हम यहाँ पे इनपुट के यूनिट्स लिखते हैं,
यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखाया जाता है, यहाँ पे हम आउटपुट के यूनिट्स लिखते हैं। फिर आउटपुट के यूनिट्स में मटेरियल पे कितना परसेंटेज काम हुआ है और उसके हिसाब से इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने होंगे वो कैलकुलेट किया जाता है। लेबर में कितना परसेंटेज काम हुआ है उसके हिसाब से लेबर के कितने इक्विवेलेंट यूनिट्स होंगे वो कैलकुलेट होगा, और ओवरहेड में कितना काम हुआ है मल्टीप्लाइड बाय ओवरहेड्स के कितने यूनिट्स बने वो निकाला जाता है। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन में सिर्फ यूनिट्स वाली चीज़ें देखेंगे, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे प्रोसेस अकाउंट के लिए चाहिए होती है। यहाँ पे हमको सिर्फ यूनिट और डिग्री ऑफ कंप्लीशन से काम है, तो यहाँ पे मैंने यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए। एक्सपेंसेस का मेरा कोई काम का नहीं है। फिनिश आउटपुट मेरे पास 9500 है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 350 है और उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है। नॉर्मल लॉस के यूनिट्स होंगे तो वो भी मुझे चाहिए। डिग्री ऑफ कंप्लीशन एब नॉर्मल लॉस का ये भी मेरे लिए रिक्वायर्ड है। तो बस 2, 4, 5, 6, 7 ये इन्फॉर्मेशन को देखना है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन अभी मेरे कोई भी काम की नहीं है, तो हम उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देंगे, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अभी के लिए, है ना। तो इनको हटा दो। ठीक, इतनी इन्फॉर्मेशन से हमको स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाना है। सबसे पहले ना आप शो करते हो कि कितना इनपुट आया और वो इनपुट से कितना आउटपुट बना वो शो करेंगे, है ना। तो पहले देखते हैं कितना इनपुट आया। जितने यूनिट्स तुमने इंट्रोड्यूस किए वही इनपुट आया, तो 10,000 यूनिट्स मेरे इंट्रोड्यूस हुए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालते समय आप सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स लोगे, मेरे को अमाउंट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 10,000 यूनिट्स हमने इंट्रोड्यूस किए। नेक्स्ट, अब मैं शो करूंगी कितना आउटपुट है, तो फिनिश्ड आउटपुट मेरे पास आ रहा है 9,500। साथ साथ क्वेश्चन में हमको दिया है कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 350 यूनिट, ये भी मेरा आउटपुट ही बना ना एट द एंड। ये 10,000 यूनिट्स लगाने से क्या क्या चीजें बनी वो आप आउटपुट पे शो करते हो। ठीक, सो 350 मेरे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आ रहा है। नॉर्मल लॉस आ रहा है 1% ऑफ इनपुट, ये नॉर्मल लॉस भी मेरा आउटपुट में शो होगा क्योंकि ये भी मेरे इनपुट के ही यूनिट से आ रहा है। 10,000 यूनिट्स का 1% अगर आप कैलकुलेट करो तो ये आता है 100। ठीक, टोटल कितने हो गए 9,500 प्लस 350 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 9,950। नोटिस करो यार, मैंने इंट्रोड्यूस किया था 10,000 यूनिट, लेकिन मेरे पास यहाँ पे 9,950 ही आ रहा है। बचा हुआ क्या हुआ होगा, एबनॉर्मल लॉस। सो एबनॉर्मल लॉस हमको हो रहा है 50 यूनिट का। अब हो गया यहाँ पे टोटल 10,000 और यहाँ पे टोटल 10,000, तो आपके इनपुट यूनिट्स का कॉलम और आउटपुट यूनिट्स का कॉलम मैच करना चाहिए। ठीक है, चलो अब इसके बाद मेरे को डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है ना। सोचो यार, अगर 9,500 यूनिट्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए तो इसमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या होगा 100%। मेरा मटेरियल भी इसमें 100% लगा होगा, मेरा लेबर भी इसमें 100% लगा होगा, मेरा ओवरहेड्स भी इसमें 100% लगा होगा। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के लिए मेरे को डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है। मटेरियल का है 100%, लेबर एंड ओवरहेड का है 50%। सो 100%, 50%, 50%। नेक्स्ट, नॉर्मल लॉस मेरे को हुआ 1% ऑफ इनपुट का। नॉर्मल लॉस के लिए एज हम नॉर्मल लॉस में कोई भी खर्चा डालते हैं क्या, नहीं डालते हैं, तो नॉर्मल लॉस कितना कंप्लीट हुआ नहीं हुआ हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट, एबनॉर्मल लॉस के लिए मेरे को डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है 100% एंड 80%। 100, 80, 80। ठीक है, अब हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि जितने भी वर्क इन प्रोग्रेस के यूनिट्स होंगे मल्टीप्लाइड बाय जितना परसेंटेज कंप्लीशन हुआ है उससे मल्टीप्लाई करोगे और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आप कैलकुलेट करोगे। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं, जितना आपका यूनिट्स है मल्टीप्लाइड बाय जितना परसेंटेज कंप्लीशन है। तो 350 मल्टीप्लाइड बाय 100% 350 आ जाएगा। लेबर के लिए अगर आप देखो तो 350 मल्टीप्लाइड बाय 50% दैट इज इक्वल टू 175 एंड ओवरहेड्स में भी 350 मल्टीप्लाइड बाय 50% 175 आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट, एबनॉर्मल का भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन है 50 मल्टीप्लाइड बाय 100% इज 50, 50 मल्टीप्लाइड बाय 80% इज 40, 50 मल्टीप्लाइड बाय 80% इज 40। वैसे ही फिनिश्ड आउटपुट का अगर आप देखो तो सब चीज़ 100% है, तो यहाँ 9,500 ही आएगा। ठीक है, तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितना इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हो रहा है हर एक केस में। अब क्या करते हैं ना, मटेरियल का मैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकाल सकती हूँ सबको टोटल करके। सिमिलर वे में हम लेबर का कैलकुलेट कर सकते हैं, सिमिलर वे में हम ओवरहेड्स का कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। एक मिनट देखो, 9,500
प्लस 350 प्लस 50 कितना होता है? ये हमारे पास हो रहा है 9,900। नेक्स्ट 9,500 प्लस 175 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 9715 और यहाँ पे भी मेरा 9715 यूनिट्स आ रहा है। ये मेरे क्या है? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के यूनिट्स हैं। अब अगर आप क्वेश्चन को देखो तो क्वेश्चन में आपको खर्चा दिया हुआ है ना। पहला खर्चा मटेरियल का है 10,000 यूनिट्स एट 3 रुपीज़ पर यूनिट। साथ साथ अगर आप नोटिस करो तो हमारे अब खर्चे इंपॉर्टेंट हो गए है ना। खर्चे बस मेरे को इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के लिए नहीं चाहिए होते हैं, बाकी जगह के लिए तो चाहिए होंगे ना भाई, है ना। तो अब सबसे पहले हम निकालते हैं कि टोटल मेरा मटेरियल में कितना खर्चा हुआ। पहला मटेरियल का खर्चा है जो आपने इंट्रोड्यूस किया, यूनिट्स इंट्रोड्यूस। कितने यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए? 10,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए एट 3 रुपीज़ पर यूनिट, है ना। टोटल कितना खर्चा हो गया? 30,000 का। इसके बाद भी हमको मटेरियल लग रहा है, डायरेक्ट मटेरियल 14,650, डायरेक्ट मटेरियल 14,650। टोटल कितना हो गया? 44,650। नेक्स्ट इसके अलावा कुछ और दिया है क्या हमको? हाँ, नॉर्मल लॉस दिया हुआ है कि नॉर्मल लॉस के जो यूनिट्स हैं आप 1 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से बेच दे रहे हो। अगर नॉर्मल लॉस की यूनिट्स को आप बेच रहे हो ना 1 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से, तो मतलब ये खर्चा मेरा माइनस होगा। और खर्चा जो होता है ये वाला, वो हम मटेरियल के प्राइस से ही माइनस करते हैं, क्योंकि नॉर्मल लॉस की यूनिट्स जो होते हैं वो भी मटेरियल से ही माइनस होते हैं, तो इसीलिए उसका खर्चा भी जो है वो मटेरियल से ही माइनस किया जाता है। नॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स का हुआ है? 1% ऑफ आउटपुट का हुआ है ना। 10,000 यूनिट्स का 1% इज 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से आपको नॉर्मल लॉस हुआ है। 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 रुपीज़ पर यूनिट। तो ये मैं यहाँ से रिड्यूस कर दूँगी। क्या रिड्यूस किया मैंने? नॉर्मल लॉस को बेचने से जो पैसा आया। अगर पैसा नहीं आता तो मैं रिड्यूस करती क्या? आंसर इज नो। पैसा आया, इसीलिए हम यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक, तो 10,000 यूनिट्स थे, 100 आपका नॉर्मल लॉस हो गया। एट लास्ट मेरे पास यूनिट्स कितने बचे? 9,900 यूनिट्स बचे, जिनका खर्चा कितना है? 44,550 का खर्चा है। ठीक है। नेक्स्ट अब सोचो यार, अगर मेरा 9,900 यूनिट्स बनना चाहिए था, लेकिन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के हिसाब से मुझे कितना दिख रहा है? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के हिसाब से भी 9,900 दिख रहा है, बहुत बढ़िया, है ना। मतलब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के हिसाब से हमने सारे यूनिट्स पे 100% काम कर लिया मटेरियल का, जो हमको यहाँ पे दिख रहा है ना। तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मटेरियल का पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकती हूँ। कैसे निकलेगा पर यूनिट कॉस्ट? 44,550 का मटेरियल तुमने लगाया और इसके इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितना है? 9,900। दैट इज इक्वल टू 4.5 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से मटेरियल का खर्चा चार्ज होना चाहिए। अब इसी के हिसाब से हम लेबर और ओवरहेड्स का भी निकाल सकते हैं। लेबर का खर्चा पर यूनिट कितना होगा? लेबर का टोटल खर्चा कितना है हमारे पास? 21,148। क्या इसके अलावा कोई और लेबर लिखा है क्या? नहीं लिखा है, तो इतना ही खर्चा है 21,148। क्या इसको मैं पूरी यूनिट से डिवाइड कर दूंगी क्या? आंसर इज नो। हम जो इक्विवेलेंट यूनिट्स लेके आए हैं उससे डिवाइड करेंगे। हमने मटेरियल को भी इक्विवेलेंट वाली यूनिट से ही डिवाइड किया, भले ही इस सिचुएशन में ये इक्वल होगा जितना हमारा फाइनल यूनिट है, लेकिन भाई कई सिचुएशंस में इक्वल नहीं होगा। आप किससे डिवाइड करोगे? इक्विवेलेंट यूनिट जो आपने कैलकुलेट किया है। ठीक है, लेबर के इक्विवेलेंट यूनिट कितने हैं? 9715। तो उससे हम डिवाइड करके इसका पर यूनिट खर्चा निकालेंगे। 21,148 डिवाइडेड बाय 9715 दैट इज इक्वल टू 2.1768 पर यूनिट मेरा यहाँ पे लेबर का खर्चा आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट ओवरहेड्स का खर्चा कितना है? 42,000 का ओवरहेड्स पर यूनिट हम निकाल रहे हैं। कैसे निकलेगा? 42,000 का खर्चा है, 9715 यहाँ पे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है। ठीक है, सो 42,000 डिवाइडेड बाय 9715 दैट इज इक्वल टू 4.3232 पर यूनिट। डन। तो हमने मटेरियल, लेबर और ओवरहेड का पर यूनिट खर्चा निकाल लिया। किसकी मदद से? टोटल खर्चों की मदद से और उनके इक्विवेलेंट यूनिट्स की मदद से। ठीक, इसको ही हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बोलते हैं। पता है, जो हमको क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाने बोला है ना, वो ऐसे ही बनता है। इसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन देखना चाहोगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, इसके अंदर ना पहले हम हमारे सारे खर्चे लिख लेते हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, इनका अमाउंट लिख लेते हैं टोटल वाला। 44,550, 21,148
एंड 42,000, और साथ साथ हम इक्विवेलेंट यूनिट्स लिखते हैं। इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं? 9,900, 9715, 9715। ठीक है, इससे मैं पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकती हूँ इजीली, है ना। क्या करना होगा? 44,550 डिवाइडेड बाय 9,900, और वही हमने वहाँ पे करके सारे पर यूनिट खर्चे निकाल लिए हैं, और उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2.1768, 4.3232। तो सेम ही चीज़ मैंने यहाँ पे की है, बस आपको प्रेजेंटेशन बताया है कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन होता है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको सिंपल भाषा में भी समझा दी। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद हमें बोला जा रहा है प्रोसेस बी अकाउंट बनाने। प्रोसेस बी अकाउंट बनाना चालू करते हैं। चलो, प्रोसेस बी अकाउंट, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले खर्चे आ जाएंगे। खर्चों में आप यूनिट इंट्रोड्यूस का पहले खर्चा लिखोगे। टू मटेरियल 10,000 मैंने इंट्रोड्यूस किया, 3 रुपये के हिसाब से टोटल 30,000 रुपये। नेक्स्ट अदर मटेरियल भी मुझे दिया हुआ है 14,650। लेबर है 21,148 एंड लास्ट ओवरहेड्स है हमारे पास 42,000। नॉर्मल लॉस दिया हुआ है। बाय नॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हो रहा है? 1%, मतलब 100 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हो रहा है, और इससे हमको अमाउंट मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 1 रुपीज़ पर यूनिट। तो ये हो गया 100। यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस भी है। एबनॉर्मल लॉस कितना है? एबनॉर्मल लॉस है हमारा 50 यूनिट्स का, है ना। हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाले टेबल में निकाल लिया है। एबनॉर्मल लॉस 50 यूनिट्स का है, और इनका रेट भी मुझे दिया हुआ है 2.5 पर यूनिट। क्या मैं यहाँ पे रेट चार्ज करूँगी क्या? थिंक अबाउट इट यार। हम एबनॉर्मल लॉस का रेट चार्ज करते हैं क्या? नहीं चार्ज करते। अगर उसका कोई रेट दिया हुआ है तो वो आपके एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर चार्ज होगा, लेकिन यहाँ पे हम जितने भी यूनिट्स का खर्चा आता है उसके हिसाब से पर यूनिट कॉस्ट निकाल के एबनॉर्मल लॉस के ऊपर चार्ज करते हैं। तो ये वाला कन्फ्यूजन में फंसना नहीं, ठीक है। इसके हिसाब से नहीं चार्ज कर देना। हमको क्या करना है? प्रोडक्शन के कॉस्ट के हिसाब से प्रोसेस अकाउंट में हमको चार्ज करना है हमारे एबनॉर्मल लॉस का खर्चा, ठीक है। नेक्स्ट फिनिश्ड यूनिट्स कितने आए, और हमारे पास यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस भी है, तो बाय वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, ठीक है। फिनिश्ड यूनिट्स कितने हैं? 9,500। वर्क इन प्रोग्रेस में कितना है? 3,350। अब ध्यान दो यार, देखो हमारे जो वर्क इन प्रोग्रेस का 350 का यूनिट है यही यहाँ पे लिखा जाएगा। इसके इक्विवेलेंट यूनिट को यहाँ पे नहीं लिखोगे। इक्विवेलेंट यूनिट तो हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि खर्चे कैलकुलेट कर पाएं, लेकिन जो एक्चुअल यूनिट है वो ही आप यहाँ पे प्रेजेंट करोगे, ठीक है। चलो, अब मुझे पता है क्या कि कितना खर्चा हर एक सिचुएशन में पड़ रहा है? मुझे तो नहीं पता, मुझे सिर्फ पर यूनिट खर्चा पता है। तो अब ना हम एबनॉर्मल लॉस में कितना खर्चा जाएगा, फिनिश स्टॉक में कितना खर्चा जाएगा, WIP में कितना खर्चा जाएगा, वो कैलकुलेट करने वाले हैं। वैल्यूएशन ऑफ फिनिश स्टॉक। फिनिश स्टॉक के अंदर क्या होगा समझना। फिनिश स्टॉक अगर मेरा 9,500 का है तो इसमें तो पूरा खर्चा लगने वाला है ना यार। इसके अंदर कोई भी झंझट है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? समझो, मैं यहाँ पे पर यूनिट खर्चा निकाल चुकी हूँ। 4.5 प्लस 2.1768 प्लस 4.3232 दैट इज इक्वल टू 11 रुपीज़ मेरा टोटल पर यूनिट कॉस्ट है। और मेरी जो फिनिश स्टॉक है वो तो पूरी 100% कंप्लीटेड है, तो इसको मैं जो टोटल पर यूनिट कॉस्ट आया उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी डायरेक्टली। 9,500 इंटू 11 दैट इज इक्वल टू 1,04,500। ये आप चार्ज करोगे अपने फिनिश स्टॉक में 1,04,500, और ये रेट क्या है? 11 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। लेकिन एबनॉर्मल लॉस किस रेट से चार्ज किया जाएगा, WIP किस रेट से चार्ज किया जाएगा, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों कैलकुलेट करना पड़ेगा? क्योंकि इनका डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% नहीं है, इनका डिग्री ऑफ कंप्लीशन अलग है, तो इसके लिए हमको कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक। सो वैल्यूएशन ऑफ, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक में मटीरियल लगा है, लेबर लगा है, ओवरहेड्स लगे हैं। इनका मेरे को इक्विवेलेंट यूनिट्स मिल जाएगा क्या? क्लोजिंग स्टॉक का इक्विवेलेंट यूनिट बताना, पूरा नहीं बताना। पहले हम क्या देख रहे थे? पूरे यूनिट्स की मदद से हमने पर यूनिट खर्चा निकाला, लेकिन जब मैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कर रही हूँ तो क्लोजिंग स्टॉक के इक्विवेलेंट यूनिट्स को देखूंगी, है ना, जो कितने हैं? 350, 175, 175।
इसका है 350, इसका है 175, इसका है 175, है ना। क्या मुझे पर यूनिट खर्चा पता है क्या? पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट इज फर्स्ट सिचुएशन में है 4.5, नेक्स्ट में है 2.1768, नेक्स्ट में है 4.3232, है ना। इससे हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं इजीली। तुम्हारे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स है, उसको तुम पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम्हारे टोटल खर्चे आ जाएंगे। क्योंकि भाई इक्विवेलेंट यूनिट का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने जितना मटेरियल लगाया लेट्स से, वही मटेरियल अगर मैं पूरे फिनिश्ड यूनिट्स में लगाती तो 350 यूनिट बन पाते, और उसके हिसाब से रेट है 4.5, तो इससे आराम से टोटल कॉस्ट आ जाएगा, है ना। सो 350 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 that is equal to 1575. Next 175 into 2.1768 that is equal to 380.94, and last 175 into 4.3232 that is equal to 756.56. ठीक, 1575 plus 380.94 plus 756.56 that is equal to 2712.5 मेरा खर्चा आ रहा है ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो 2712.5 है तो मैं इसको 2713 लिख सकती हूँ। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमने निकाल ली 2713। अब क्या मैं यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर करके एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकाल लूँ क्या? आंसर इज नो। क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि गड़बड़ हो सकती है। हमको इसका आंसर निकाल के फिर चेक करना है कि ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं कि नहीं, इसको बैलेंसिंग फिगर से नहीं निकालना। ठीक है, सो वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, एज एबनॉर्मल लॉस में भी इनकम्प्लीट यूनिट्स है तो सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं, पर यूनिट कॉस्ट कितना है, मल्टीप्लाइड बाय टोटल कॉस्ट कितना है, मतलब इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितना है। ठीक है, इक्विवेलेंट यूनिट्स हमारे पास हैं 50, 40, 40। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन कर रहे हो तो एबनॉर्मल लॉस के इक्विवेलेंट यूनिट्स लोगे। पर यूनिट रेट तो सेम ही रहेगा, 4.5, 2.1768, 4.3232। ठीक, 50 इंटू 4.5 दैट इज इक्वल टू 225, 40 इंटू 2.1768 दैट इज 87.072, एंड लास्ट 40 इंटू 4.3232 दैट इज 172.928। टोटल कर लो, ये हमारे पास आ रहा है 485। ये अमाउंट हम शो करेंगे एबनॉर्मल लॉस वाले कॉलम में। इससे आप पर यूनिट खर्चा निकाल सकते हो। 485 डिवाइडेड बाय 50, 9.7 मेरा यहाँ पे पर यूनिट खर्चा आ रहा है। 2713 डिवाइडेड बाय 350, यहाँ पे मेरा पर यूनिट खर्चा आ रहा है 7.75। अब ना हम चेक कर लेते हैं कि अमाउंट मैच कर रहा है कि नहीं, हमने चीज़ें सही से की हैं कि नहीं। 30,000 प्लस 14,650 प्लस 21148 प्लस 42,000 दैट इज इक्वल टू 1,07,798। 100 प्लस 485 प्लस 1,04,500 प्लस 2713 दैट इज 1,07,798। ठीक, यूनिट्स चेक कर लो, इधर है 10,000 और इधर 100, 50, 9,500, 350 दैट इज इक्वल टू 10,000। डन। तो हमने ये पूरा बना लिया। क्या किया हमने इसके अंदर, देखो सबसे पहले हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की यूनिट्स फाइंड आउट किए कि मटेरियल का इक्विवेलेंट यूनिट कितना है, लेबर का कितना है और ओवरहेड्स का कितना है। जो भी इक्विवेलेंट यूनिट्स हमारे पास आए, इनकी मदद से हमने पर यूनिट खर्चा कैलकुलेट किया कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड का पर यूनिट खर्चा कितना है। उससे हमने फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन की। सबसे पहले फिनिश गुड्स में एज पूरा कंप्लीशन हो जाता है, तो इसीलिए जितने भी फिनिश गुड्स के यूनिट्स थे उससे हमने टोटल पर यूनिट कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास टोटल फिनिश गुड्स का वैल्यू आ गया। क्लोजिंग स्टॉक एज हमको पता है कि इनकम्प्लीटेड है, इनकम्प्लीटेड थे, इसीलिए हमने इसके इक्विवेलेंट यूनिट्स लिए कि मटेरियल, लेबर और ओवरहेड में क्लोजिंग स्टॉक का कितना इक्विवेलेंट यूनिट है, और उसके हिसाब से पर यूनिट खर्चा चार्ज किया और टोटल कॉस्ट कैलकुलेट किया। एबनॉर्मल लॉस में भी इनकम्प्लीट यूनिट्स था, इसीलिए हमने इसमें भी इक्विवेलेंट यूनिट्स लिए और उसके हिसाब से पर यूनिट खर्चा चार्ज करके वैल्यूएशन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में आखिरकार हो क्या रहा है। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड हमको प्रिपेयर करना है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है, प्रोसेस अकाउंट बनाना है। पिछले क्वेश्चन में हमको ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ था, यहाँ ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है कि भाई ओपनिंग स्टॉक है तुम्हारे पास 200 यूनिट, 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से।
तो मैं क्या स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाना चालू कर सकती हूँ? आंसर इज यस। सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट कर रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक आउटपुट होता है कि इनपुट होता है? आउटपुट होता है, सॉरी इनपुट होता है ना। तो इनपुट वाली जगह में लिखेंगे हम 200 यूनिट्स। नेक्स्ट, आपका ओपनिंग स्टॉक का भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन हमको दिया हुआ है, पर ये क्या होगा इसका हम बाद में देखेंगे, क्योंकि हम जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करते हैं ना वो सिर्फ आउटपुट के लिए कैलकुलेट करते हैं, इनपुट का डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं देखते हैं, ठीक है। यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए हमने 1050, इंट्रोड्यूस्ड 1050। इसके बाद बोल रहा है आउटपुट, तो अब आउटपुट की बातें आ गई, मतलब इनपुट वाली चीज़ें खत्म हो गई। इनपुट में टोटल कितना है? 1250 है, तो मेरे आउटपुट का भी टोटल कितना होना चाहिए? 1250। नेक्स्ट, आउटपुट जो तुम नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर रहे हो वो है 1100 यूनिट्स ना। एक बात समझना यार, अगर मेरे पास कोई भी यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक में पड़े हुए हैं तो उनको मैं इस पर्टिकुलर ईयर में कंप्लीट करके इसी को सबसे पहले बेचूंगी, है ना। तो जो मेरा आउटपुट आ रहा है फिनिश गुड्स का, उसमें से सबसे पहले ये जो WIP वाला 200 यूनिट्स है उसको मैं ट्रांसफ़र करूँगी। फिर उसके बाद बचे हुए यूनिट्स मैं इंट्रोड्यूस्ड वाले से ट्रांसफ़र करूँगी, है ना। टोटल कितना ट्रांसफ़र हो रहा है? 1100 ट्रांसफ़र हो रहा है। 200 तुमने WIP वाले से ट्रांसफ़र किया और बचा हुआ 900 यूनिट्स तुम इंट्रोड्यूस्ड वाले से ट्रांसफ़र करोगे, ठीक। इसके बाद मुझे क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है 150 यूनिट्स का। नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस कुछ है क्या? नहीं दिया हुआ है। तो देखो 900 प्लस 200 प्लस 150, 900 प्लस 200 प्लस 150 दैट इज इक्वल टू 1250 हो रहा है। यहाँ पे कोई भी नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस नहीं। डन। अब देखो मेरा जो ओपनिंग स्टॉक है उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन बोल रहा है कि 100% मटेरियल का हो गया है, 40% लेबर और ओवरहेड्स का हो गया है। नाउ थिंक अबाउट इट यार, ये जो ओपनिंग स्टॉक का डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है इसका मतलब क्या है? ओपनिंग स्टॉक का पिछले साल, पिछले पीरियड में, पिछले महीने हमने 100% मटेरियल का काम कवर कर लिया, लेबर एंड ओवरहेड का 40% काम खत्म कर लिया। तो इस पर्टिकुलर पीरियड में क्या मैं 100% मटेरियल पे वापस मटेरियल लगाऊंगी? क्या नहीं लगाऊंगी। 40% लेबर एंड ओवरहेड हो गया तो क्या पूरा 100% फिर से लगाऊंगी? क्या नहीं लगाऊंगी। एज मटेरियल का काम पूरा हो गया है तो मेरे को मटेरियल कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है ओपनिंग स्टॉक में, लेकिन मेरे को लेबर एंड ओवरहेड का काम तो 40% ही हुआ है ना पिछले पीरियड में, तो इस पीरियड में बचा हुआ 60% करना पड़ेगा। तो इसीलिए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाते समय अगर कोई ओपनिंग स्टॉक वाला वर्क इन प्रोग्रेस का फिनिश गुड्स बन रहा है तो उसमें आपको जितना दिया होगा उसके अलावा वाली चीज़ें यहाँ लिखनी है, क्योंकि जितना दिया हुआ है उसका मतलब है कि ये काम पहले ही कंप्लीट हो गया है, उसके अलावा जो बचा हुआ है वो काम आप यहाँ पे करोगे, है ना। सो यहाँ पे मटेरियल का काम 100% हो गया है तो इसमें मेरे को कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। लेबर 40% हो गया तो बचा कितना? 60%। ये हम इस पर्टिकुलर पीरियड में कंप्लीट करेंगे। 200 का 160% कैलकुलेट करोगे तो 120 और 120 आता है, ठीक। जो यूनिट्स तुमने इंट्रोड्यूस किए इसी पर्टिकुलर पीरियड में और पूरे बना के फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया तो इन पे पूरा काम इसी पर्टिकुलर पीरियड में हुआ है, और एज ये फिनिश्ड यूनिट्स में जा रहे हैं इन पे काम भी 100% हो गया होगा, है ना। तो 900 यूनिट्स पे मैंने पूरा 100% काम कर लिया। नेक्स्ट मुझे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 150 और उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है 100%, 70%, 70%। एज क्लोजिंग स्टॉक है तो इसका जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन है वो मुझे ये बताता है कि मैंने इस पर्टिकुलर पीरियड में उसमें कितना काम किया, ठीक है। सो 100, 70, 70 इस पर्टिकुलर पीरियड में काम हुआ, इसलिए हम 100, 70, 70 लिखेंगे। 150 इंटू 70% इज 105 एंड 105 टोटल कर लो। ये आ रहा है हमारे पास 1050, यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं 120 प्लस 900 प्लस 105 दैट इज इक्वल टू 1125 एंड 1125। डन। इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए, इसकी मदद से हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में पहले हम सारे खर्चे शो करेंगे। क्या क्या खर्चे हैं हमारे पास? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड है। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, इनका टोटल खर्चा कितना है? मटेरियल तो इंट्रोड्यूस्ड वाला भी है तुम्हारे पास, है ना। 1050 यूनिट तुमने इंट्रोड्यूस किए हैं। ये 1050 यूनिट का अलग से खर्चा दिया है क्या? नहीं दिया है। तो जो ये मटेरियल का खर्चा मुझे दिया हुआ है वही हम मानेंगे कि 1050 यूनिट्स का है। 3150 कॉस्ट है, मेरे को सिर्फ कॉस्ट से मतलब है अभी। लेबर,
हमको दिया हुआ है 4500 एंड ओवरहेड्स हमको दिया हुआ है 2250। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स। एक 1050, 1125, 1125 पर यूनिट कॉस्ट इससे इजीली निकल जाएगा। 3150 डिवाइडेड बाय 1050 इज 3 रुपीज़ पर यूनिट। 4500 डिवाइडेड बाय 1125 इज 4 रुपीज़ पर यूनिट एंड 2250 डिवाइडेड बाय 1125 इज 2 रुपीज़ पर यूनिट। टोटल कितना हो रहा है? 9 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, चलो इसके बाद हमको देखना होता है कि फिनिश गुड्स का कितना वैल्यूएशन होगा। सो फिनिश गुड्स वैल्यूएशन, फिनिश गुड्स में मेरे पास टोटल कितने यूनिट्स हैं? 950 नए इंट्रोड्यूस्ड वाले और 900 नए इंट्रोड्यूस वाले, 200 ओपनिंग वाले, 900 नए वाले, 200 ओपनिंग वाले। पहले ये 900 का वैल्यूएशन देखते हैं। एज ये 900 पूरा इसी पर्टिकुलर पीरियड में इंट्रोड्यूस हुआ है, पूरा काम इसमें इसी पर्टिकुलर पीरियड में हुआ है, तो इसमें पूरा 9 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हम चार्ज कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू 8100, है ना। लेकिन ये जो 200 यूनिट्स हैं इसमें काम मेरा पिछले साल भी हुआ है, इस पर्टिकुलर पीरियड में भी हुआ है। पिछले पीरियड में आपने ओपनिंग स्टॉक में कितने का खर्चा कर लिया है? 4 रुपये पर यूनिट का खर्चा कर लिया है। 200 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से मतलब 800 रुपये का खर्चा मेरा पहले ही हो रखा है इन 200 यूनिट्स पे, है ना। और इस पर्टिकुलर पीरियड में कितना खर्चा हुआ, इसके लिए मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये यूनिट्स 60% लेबर और 60% ओवरहेड्स इसमें इस पर्टिकुलर पीरियड में खर्चा हुआ है ना। सो मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी 200 यूनिट्स। कौन से वाले हैं ये फिनिश गुड्स वाले हैं जो WIP से आए, ओपनिंग WIP से आए हैं, है ना। इन पे मैंने इस पर्टिकुलर पीरियड में कितना काम करा है, इन पे मैंने मटेरियल लेबर का काम किया है और ओवरहेड्स का काम किया है। लेबर कितने इक्विवेलेंट यूनिट्स आ रहे हैं? 120। ओवरहेड्स कितना इक्विवेलेंट यूनिट है? 120 120 120, ये मेरे इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं इनके। मल्टीप्लाई किससे करूँगी मैं? रेट पर यूनिट। कितना दिया हुआ है? रेट पर यूनिट लेबर का है 4, ओवरहेड्स का है 2, 4 और 2, तो ये मेरे पास आ रहा है 480, ये मेरे पास आ रहा है 240। तो 800 इन यूनिट्स में मैंने पहले ही खर्च कर दिया था। इस पर्टिकुलर पीरियड में मैंने 480 लेबर में, 240 ओवरहेड्स में खर्च किया। तो 480 प्लस 240 दैट इज इक्वल टू 720 रुपीज़ और खर्च किया। टोटल कितना खर्च किया? 800 पहले, 720 अभी, टोटल हमने 1520 खर्च किया इन यूनिट्स पे, और इधर हमने खर्च किया 8100। तो टोटल फिनिश गुड्स में कितना खर्च हुआ? 8100 प्लस 1520 दैट इज इक्वल टू 9620। ठीक, अब ना हम टेबल बना लेते हैं। टेबल के अंदर पहले चीज़ें लिख लेते हैं। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल के यूनिट्स कितने हैं? 1050। ओपनिंग स्टॉक भी है ना, तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखना चाहिए हमको। 2 ओपनिंग स्टॉक 200 यूनिट्स का है, 4 रुपये के हिसाब से, टोटल 800। मटेरियल है 1050 यूनिट्स। रेट क्या है? 3150 रुपये के हिसाब से, तो 1050 3150 के हिसाब से टोटल पर यूनिट खर्चा कितना आ रहा है? 3 रुपये। लेबर हमारा है 4500, ओवरहेड्स हैं 2250। कोई भी नॉर्मल लॉस एब नॉर्मल लॉस नहीं है। डायरेक्ट मेरे पास क्या आ जाएगा? जितने यूनिट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं टू फिनिश गुड्स एंड जितना यूनिट्स मेरा वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड बच रहा है, दैट इज़ योर क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, फिनिश गुड्स में कितने यूनिट्स जा रहे हैं? फिनिश गुड्स में हमारे पास 1100 यूनिट्स जा रहे हैं। इनकी वैल्यूएशन हमने कर ली, कितना आया? 9620। 9620 डिवाइडेड बाय 1100 करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 8.745 आ रही है वैल्यू, है ना। नेक्स्ट, वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग स्टॉक में कितना वैल्यू जाएगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, अमाउंट, इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं और रेट पर यूनिट कितना है ना। इक्विवेलेंट यूनिट्स
मेरे को किसके देखने हैं, क्लोजिंग स्टॉक का देखना है, क्योंकि मैं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर रही हूँ। 150, 105, 105, 150, 105, 105। रेट पर यूनिट कितना है, 342, 342। टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 150 इंटू 3, 450, 420 एंड 210। टोटल कर लो, 450, 420, 210 इज इक्वल टू 1080। ये मेरा हो गया क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट्स कितने शो करूंगी, जितना मुझे क्वेश्चन में दिया है, दैट इज 150। कंप्लीशन के हिसाब से यूनिट नहीं शो होते हैं यहाँ पे, टोटल यूनिट्स जो है वो शो किए जाएंगे। 1080 डिवाइडेड बाय 150 दैट इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 7.2 के हिसाब से हमने वैल्यू किया। टोटल करके देख लो मैच कर रहा है कि नहीं। इधर है हमारे पास 1250 यूनिट, इधर भी है 1250 यूनिट। अमाउंट है 800, 3150, 4500 प्लस 2250 दैट इज इक्वल टू 10,700 एंड इधर 9,620 है ना, प्लस 10,800 नहीं 1080 दैट इज इक्वल टू 10,700। डन। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं। सिंपल है, सिर्फ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का अगर आपने टेबल बना लिया तो सारी चीजें फ्लो में अपने आप ही होते जा रही है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो एग्जाम में पूछा हुआ है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से नोटिस करना। SSKM प्लांट ऑपरेशंस आर इन न्यू टाउन। प्लांट प्रोसेस लाइमस्टोन रॉक हमारी प्लांट प्रोसेस करती है, दैट इज क्वेरीड इन नियर बाय माइन। फॉलोइंग एग्जिबिट शोज द वेरियस प्रोसेसिंग स्टेप, हमको यहाँ पे शो हो गया है। सबसे पहली बात तो प्रोसेस 1 है, हम क्वेरी और माइन करते हैं और लाइमस्टोन रॉक निकाल के लेके आते हैं। प्रोसेस 2 में रॉक ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट में। प्रोसेस 3 में उसको क्रश किया जाता है और स्क्रीन किया जाता है। प्रोसेस 4 में स्टॉक लाइमस्टोन आता है हमारे पास जो फिनिश गुड्स में जाता है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलता है। ठीक है। प्रोसेस 3 हमारा क्या है, क्रश करना और स्क्रीन करना। टू प्रोड्यूस द क्रश्ड लाइमस्टोन कंपनी को स्टार्ट करना पड़ता है विद लाइमस्टोन रॉक, है ना, फ्रॉम इट क्वेरी, एंड उसको फिर वो क्रशिंग प्रोसेस में डालते हैं। तो पहले वो निकाल के लेके आएंगे माइन से, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और एट लास्ट ही तो तभी आप उसको क्रशिंग और स्क्रीनिंग में डालोगे, है ना। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2020 कंपनी ने क्वेरी किया एंड शिप किया टू इट्स प्रोसेसिंग प्लांट 288 टन्स ऑफ रॉक। तो 288 टन्स ऑफ रॉक फॉर प्रोसेस 3 हमारे पास आया। ठीक, तो ये मेरे को दिया हुआ है इंट्रोड्यूस्ड यूनिट्स 288 टन्स हमने प्रोसेस 3 में इंट्रोड्यूस किया एंड एट द एंड ऑफ द मंथ मेरे पास 15 टन्स ऑफ रॉक बच गया। तो क्लोजिंग स्टॉक मुझे दिया हुआ है 15 टन्स। नेक्स्ट, विच इज ऑन एवरेज 40% कंप्लीट। तो इसका मेरे को 40% कंप्लीशन रेट भी बता दिया गया है। कॉस्ट ऑफ रॉक फ्रॉम द क्वेरी इज 120 पर टन। तो जितना भी मेरे पास यूनिट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इसका रेट कितना है, 120 पर टन। नेक्स्ट, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट ड्यूरिंग जनवरी 2021 इज द रॉक क्रशिंग प्रोसेस में 39,060 का लग रहा है। एज हम इसी पर्टिकुलर प्रोसेस का सारा खर्चा देख रहे हैं, इसका लेबर है 39,060 एंड ओवरहेड्स, लेबर एंड ओवरहेड का खर्चा एक साथ ही दिया हुआ है 39,060। एज्यूम करो कोई भी वर्क इन प्रोसेस नहीं है एट द बिगिनिंग ऑफ द जनवरी, क्लोजिंग का हमको दिया हुआ है। आपको बताना है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल एंड लेबर, इजी है ना। सो पहले हमारे इंट्रोड्यूस्ड यूनिट्स हम लिख लेते हैं। इंट्रोड्यूस हुआ 288 टन्स। अब अगर क्लोजिंग स्टॉक में कितना बच गया, 15 यूनिट्स। अब अगर क्लोजिंग स्टॉक में 15 यूनिट्स बच गया तो कितने फिनिश्ड यूनिट्स बने होंगे जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर किए जाएंगे, 288 माइनस 15, है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लॉसेस वगैरह तो मुझे नहीं दिया हुआ है। लॉसेस नहीं है तो जितने यूनिट्स बचे वो मेरे फिनिश्ड यूनिट्स में जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 273, है ना। टोटल कर लो, ये 288 मैच करना चाहिए। एज फिनिश्ड यूनिट्स है तो इसमें पूरा 100% काम हो गया होगा। 273, लेबर एंड ओवरहेड का खर्चा एक साथ दिया हुआ है इसलिए हम परसेंटेज भी एक साथ ही कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, जो यूनिट्स आपके क्लोजिंग स्टॉक में है वो कितने कंप्लीटेड है, 40% कंप्लीटेड है। कुछ लिखा है क्या 40% किसका है, नहीं लिखा है। लेकिन एक बात समझो यार, जो मेरा मटेरियल है 288 टन्स वो तो पूरा आ गया ना, तो मटेरियल तो ये 15 टन्स में लग गया होगा।
15 टन्स जो है वो मटेरियल ही तो है, उसी के ऊपर 40% काम हुआ है। तो ये जो है ना मटेरियल पे पूरा 100% काम हो गया, हम ये मान के चलेंगे। और जो लेबर एंड ओवरहेड है वो ही 40% कम्प्लीटेड है। ठीक, तो 15 यहाँ पे हो गया, और 15 × 14% अगर आप करो तो ये होता है 6। 15 + 273 is 288 एंड 6 + 273 is 279। डन, इक्विवेलेंट यूनिट्स हमारे पास निकल गए। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ लेबर एंड ओवरहेड पर यूनिट निकालना है, मतलब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड दोनों का खर्चा एक साथ दिया हुआ है। ठीक, मटेरियल का खर्चा कितना है हमारा, 288 टन्स है 120 पर टन के हिसाब से। सो 288 टन्स 120 पर टन, दैट इज इक्वल टू टोटल खर्चा है 34560 का। लेबर एंड ओवरहेड में खर्चा हमने किया है 39,060 का। इक्विवेलेंट यूनिट्स लिख लेंगे अब। मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट्स भी 288 हैं, लेबर एंड ओवरहेड के हैं 279। पर यूनिट कॉस्ट 34,560 डिवाइडेड बाय 288 दैट इज इक्वल टू 120 आ जाएगा। 120 के हिसाब से मटेरियल आया था 288 यूनिट्स, एज पूरा कंप्लीटेड है मटेरियल का काम, इसीलिए 120 पर यूनिट ही हमको यहाँ पे दिख रहा है। 39,060 डिवाइडेड बाय 279 इज 140 पर यूनिट। ठीक, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के बाद बोला गया वैल्यू ऑफ क्लोजिंग WIP, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP में मटेरियल और लेबर एंड ओवरहेड पे कितना खर्चा हुआ है। मटेरियल पे पूरा 15 हो गया, लेबर एंड ओवरहेड पे 6 हुआ है। 15 6 ये मेरे इक्विवेलेंट यूनिट्स हुए, है ना। और पर यूनिट कॉस्ट हम लिख लेंगे 120 140। सो टोटल मेरे पास कितना आ रहा है, 15 यूनिट्स 120 के हिसाब से 1800 एंड 6 यूनिट्स 140 के हिसाब से 840। टोटल इज 2640। तो वैल्यूएशन ऑफ WIP भी हमने कर लिया क्लोजिंग वाला। अब आपको बताना है कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा टू प्रोसेस 4 एज शोन इन द प्रोसेस 3 अकाउंट। इसके लिए हमको प्रोसेस 3 का अकाउंट बनाना पड़ेगा। पहले लिखोगे आप मटेरियल जो आपने इंट्रोड्यूस किया, कितना इंट्रोड्यूस किया 288 टन्स 120 के हिसाब से। टोटल हमने 34,560 का मटेरियल इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट लेबर एंड ओवरहेड्स हमने कितने लगाए टोटल 39,060। इसमें कोई नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस है क्या, नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा फिनिश स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। फिनिश स्टॉक के यूनिट्स कितने दिए हुए हैं, इक्विवेलेंट में भी देख सकते हो आप 273 273 273। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने लिखेंगे हम, जो एक्चुअल यूनिट्स है दैट इज 15 टन्स। ठीक है, रेट कितना होगा, फिनिश स्टॉक पे आप पूरा रेट चार्ज करोगे क्योंकि फिनिश स्टॉक में सारा खर्चा हो चुका है। तो टोटल 260 रुपीज़ हम फिनिश स्टॉक में चार्ज करेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक पे किस रेट पे चार्ज किया जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक का टोटल अमाउंट है 2640। 2640 डिवाइडेड बाय 15 कर लो, 176 के हिसाब से चार्ज होगा। 273 इंटू 260 दैट इज इक्वल टू मेरा फिनिश गुड्स का वैल्यू हो रहा है 70,980। आसान है, बस पता है आप देखो पूरी भाषा मतलब कुछ नहीं था क्वेश्चन में, इतना सा क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का स्टेटमेंट बना, बहुत छोटा सा आंसर आया। लेकिन पता है ये क्वेश्चन में इतना सारा लिखा है ना करके हमारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं और इंस्टीट्यूट उसका फ़ायदा भी उठाती है क्योंकि इतने से क्वेश्चन का वो 12 मार्क्स का पूछ रही है। सोच के देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस एक बार बढ़िया से क्वेश्चन को अगर आपने पढ़ लिया तो आराम से क्वेश्चन बन जाता है ना। टोटल कर लो 34,560 प्लस 39,060 दैट इज इक्वल टू 73,620। 288 यूनिट्स हैं और यहाँ पे भी टोटल करके देख लो 70,980 प्लस 2640 दैट इज इक्वल टू 73,620। डन। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नया नहीं था और 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। देख लो कितना आसान है। हमने जो बल्कि बाकी सारे क्वेश्चन किए थे वो तो और भी टफ थे एज कम्पेयर टू दिस वन। यहाँ पे बस इतना सारा लिखा है ना इंग्लिश में, इसलिए इतना सारा मार्क्स मिल रहा है। मैं सच बता रही हूँ, एक बार क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ो, अपनी भाषा में जो भी इसके अंदर दिया हुआ है उसको लिख लो और हो गया काम।
ठीक है। तो हमने आज क्या सीखा, प्रोसेस अकाउंट बनाना सीखा, प्रोसेस अकाउंट के डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू डिफरेंट एडजस्टमेंट्स हमने देख ली और साथ साथ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में प्रोसेस अकाउंट का नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे जो होता है जॉइंट कॉस्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, क्या होता है, कैसे कैलकुलेशन होती है, सारी अगली क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन हैप्पी लर्निंग।